A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे जुनैद अहमद के बारे में। इनका इंटरव्यू आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब ये जो जुनैद अहमद भाई हैं, ये सेकंड अटेम्प्ट में हुए हैं। इनका पहला अटेम्प्ट था TES एंट्री, उनका उसमें नहीं हुआ। फिर उन्होंने NDA दिया और उसमें उनका जो टफेस्ट बोर्ड माना जाता है, जो कि एक मिथ है, इलाहाबाद, वहां से ये रिकमेंड हो जाते हैं। अब इनकी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। तू बहुत सरल है। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। अब ये जो वीडियो आपने देखी है, इसमें आपको पता होगा जो चाणक्य हैं वो थे अर्थशास्त्र के ज्ञानी, जिन्होंने काम किया था कि एक साधारण लड़का जिसका नाम चंद्रगुप्त था, जो कि एक महान राजा बना, उसको राजा बनाया। अब कैसे उन्होंने एक साधारण लड़के को एक राजा बनाया, वो सेम कहानी हम यहाँ देखेंगे जुनैद के केस में। और यहाँ पर जो चाणक्य का रोल प्ले कर रही है उनकी बहन नसरीन। अब जरा मैं यहाँ पर आगे चलूं तो नसरीन का रोल क्या था। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने, चाणक्य ने ये कहा कि एक काबिल राजा वो होता है जिसका हार्ट, माइंड एंड बॉडी तीनों स्टेबल हो और स्ट्रांग हो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अगर वो तीनों में स्टेबल नहीं हो गया, स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो अपनी जनता को कैसे संभालेगा। और यही बात होती है एक ऑफिसर के अंदर। जो हमारे अंदर OLQs देखी जाती हैं, वो यही चीजें चेक करती हैं कि हम कितने ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल हैं हार्ट, माइंड एंड बॉडी से। अब यहां पर इनकी बहन का रोल आता है। एक समय ऐसा था कि हमारे जो जुनैद भाई हैं उनको देहरादून से निकलने में भी घबराहट होती थी, तो उनका माइंड स्ट्रांग करने का काम भी उन्होंने ही किया। एक टाइम ऐसा था कि जब जुनैद भाई देख रहे थे 12th के बाद उनके बहुत सारे दोस्त मर्चेंट नेवी में चले गए हैं, और उन्होंने खुद भी फाइनेंशियल पुअर बैकग्राउंड देखा है कि उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे। और उनकी बहन ने उन्हें वहां पर बताया कि नहीं, तुम्हें आर्म फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए और तुम इसके काबिल हो। और यहाँ तक बात खाली खत्म नहीं होती है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इस बात का एहसास दिलाया कि तुम इस काबिल हो कि तुम राजा बन सकते हो, इसी तरह उन्होंने अपने भाई को इस बात का विश्वास दिलाया कि तुम ऑफिसर बन सकते हो, जब वो मात्र 7th 8th क्लास में थे तभी। और तब से इनके दिमाग में बन गया कि ये ऑफिसर बन जाएंगे। अब जब यहाँ तक की कहानी आती है, जैसे हर कोई एक पैरेलल करियर ढूंढता है, तो तब जुनैद के दिमाग में भी आया कि मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की एक तो फी अलग होती है जो कि बहुत महंगी है, प्लस खाली फॉर्म ही 3000 का है। अब जरा इनकी बहन का रोल देखिए। यहाँ पर फाइनेंशियल बैकग्राउंड तब वीक था। अब इनकी बहन ने फॉर्म तो भर दिया, पर उन्होंने अपने भाई को ये नहीं बताया कि अब बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, और इस बात का विश्वास दिलाया जुनैद से कि तू सिर्फ तैयारी पे ध्यान दे, बाकी सब होता चला जाएगा। इतना बड़ा रोल था इनकी बहन का। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जहां जुनैद एक मर्चेंट नेवी की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए थे अपने क्लास 12th में, बट वहां पर उनकी बहन ने उनको रीइंफोर्स कहा कि नहीं, तुम आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। वो ना खाली तुम्हें पैसा देगी, पर तुम्हें रेस्पेक्ट भी साथ में देगी। अभी तक तो मैंने बात बताई कि जुनैद को कैसे इंस्पिरेशन मिली और जुनैद की लाइफ में इनकी सिस्टर का रोल क्या है। बट इन दोनों की लाइफ को भी शेप करने के लिए एक लोहार था इनकी जिंदगी में, और वो थे इनके दादू। देखिए, आपने बात नोटिस की होगी कि जो 3 जनरेशन होती है उनमें सोच में बहुत अंतर होता है। और इनके जो दादू हैं वो 1947 से पहले की उनकी पैदाइश है, और उन्होंने उससे पहले का जमाना भी देखा है अंग्रेजों के साथ का। बट इनके दिमाग में ये बात क्लियर थी कि चाहे मुझे फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगा। इनका बेटा नायक रैंक पे आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो इन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं अपने पोते और पोती को बहुत पढ़ाऊंगा, और जितना वो पढ़ना चाहे उतना, कि जो कमी हमें महसूस हुई है वो ना हो। इनफैक्ट आप ये सोच के देखिए, जो मैंने आपको फाइनेंशियल वीकनेस के बारे में बताया, जुनैद जो पढ़े हैं, उन्होंने जो 12th की है वो ICSE बोर्ड से की है। और ICSE बोर्ड चाहे छोटे से बड़ा हो, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो यहां तक उन्होंने स्टेबिलिटी का ध्यान रखा कि दोनों बच्चे पढ़ें, और जितना पढ़ सके उतना पढ़ें और बेस्ट एजुकेशन लेकर आए।
अब मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, अब खुद जुनैद आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताएंगे और कैसे वो रिकमेंड हुए उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जुनैद से। आपने टीजर में बात सुनी होगी कि भाई के, जुनैद भाई के केस में एक तो है उनकी बहन जो कि चाणक्य है, और एक उनके हैं दादू जी। दादू जी है लोहार, जिन्होंने इनकी बहन की और इनकी जिंदगी को एक शेप दी है। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं कि जुनैद की कहानी कहां से स्टार्ट होती है। जुनैद भाई, आपकी कहानी स्टार्ट होती है 7th 8th स्टैंडर्ड से, जब आपने सपना देखा था कि आपको आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है, और वो भी सपना आपकी बहन ने आपको दिखाया था। यस सर। और 12th में आकर आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपने सोचा था यार काश मैंने ड्रॉप ना लेकर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली होती। यस सर। तो भाई तुम्हारी फिर बहन ने ऐसे ही कहा था कि नहीं यार, पैसे के पीछे भाग मिलेगा, तू अगर यूनिफॉर्म के पीछे जाएगा तुझे इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। हाँ जी। तो तेरे दिमाग में कब तक स्टे करेगी? ये होता है ना कि यार जब दुनिया इंस्टीट्यूट में जा रही, यूनिवर्सिटी जा रही, तो यार मैं भी चला जाता, कितना अच्छा रहता। हाँ, ये थॉट आया तो था माइंड में, पर उसके बाद जब दीदी से बात की थी तो दीदी ने बस यही चीज कंसोल की थी कि बात मतलब दूसरों को अगर सक्सेस मिल रही है तो उस चीज के पीछे मत भागना, तो तू अपने अपने ड्रीम पे, अपने आइडिया पे डिटरमिन्ड रहे, तुझे भी तो मिलेगी। हो सकता है तू उनसे ऊपर जाए और होपफुली आज तो चलो आज तो आगे हो, बट एक बात बताओ भाई, आप गए थे पहले टीएस एंट्री में। हाँ जी। वो आर्मी की थी। हाँ जी। अब आर्मी की एंट्री में गए, वहां पर आपको किसी ने बोल दिया था कि भाई अगर तू यहाँ पर रिकमेंड नहीं होता ना, एनडीए में रिकमेंड होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कितनी बात सच है? ये बात सच नहीं है। बात ये है कि जब मैं टीएस के लिए गया था तब मैं फ्रेशर था जी। वहां पे कंपटीशन मुझे लगा नहीं, मतलब क्योंकि सबके सब ऐसे ही नए नए थे, सबको कुछ पता नहीं था किसी को मोस्टली कि क्या करना है, सबके सब फ्रेशर्स थे। हाँ। तो वहां पे इतना कंपटीशन मुझे फेस करने को नहीं मिला जी। सब कुछ इजी लगा। पर उसके बाद जब एनडीए में आए तो एनडीए में थे, मैं तो सेकंड टाइम रिपीटर था, बल्कि मैंने वहां पे फिफ्थ टाइम रिपीटर देखे, एक तो 8th टाइम रिपीटर था। फिर तो उन्हें देख के थोड़ा इंटिमिडेट भी हुआ मैं, और उनके साथ मतलब जैसे उनके साथ जो जीडी वगैरह हुआ मेरा, उसमें मैंने देखा दैट दे आर रियली केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग रियली गुड। तो उनसे थोड़ा डर सा लगने लग गया था, और वही चीज थी कि बस उनका वो ज्यादा बड़ा कंपटीशन थे मेरे लिए। चलो वो ठीक है, पर डिफरेंस क्या है? तुम्हें एसएसबी में तुम्हें किसी ने कहा था ना एनडी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है, बस उन्हीं को बस ओवरकम करना था, अपने एक मौका निकालना था। चलो एक बात और, अब यहाँ पर वही कहानी आ जाती है ना, तो तुमने एसएसबी की कोचिंग ली। हाँ जी। तो कहाँ से निकालते तुमने? ये तो मतलब जादू सा हो रखा है। इसका ये रीजन है कि हो सकता है मेरी लाइफ ही उस तरीके से चलती आई हो कि मेरी पर्सनालिटी उस तरीके से उस हिसाब से शेप हो गई हो, एंड आई जस्ट परफॉर्म लाइक दैट। भाई ये तो तुम वो कह रहे हो कि खोटा सिक्का था, तुमने डाला मशीन में चल गया। पर सोच के देखो, तुम जिस बैकग्राउंड से आए हो, तुम्हारे फैमिली में आपके फादर आर्मी में है, राइट? और आपसे पहले कोई ऑफिसर बना नहीं है, रिकवर्ड हुआ नहीं। आपकी बहन ने भी एसएसबी दी, वो मतलब बहुत काबिल है, आपकी जिंदगी को संभाला, पूरी फैमिली को संभाला, बट कोई ऐसा हुआ नहीं। तो ये कहां से जादू हो गया? खोटा सिक्का इतना नहीं चल सकता कि हर बार चल जाए कि एनडीए क्वालिफाई कर दे, एसएसबी क्वालिफाई कर दे। कुछ सोचो ना यार, क्या कहोगे इसमें? इस केस में बस मैं यही कहूंगा कि मेहनत थी, और दूसरे मतलब मेरे दादाजी के, मेरी दीदी के सपने थे, मेरे भी सपने थे, और उस हिसाब से उस मतलब एक बस डायरेक्शन जो थी वो डायरेक्शन मुझे मिल गई। मतलब जहाँ कोचिंग वगैरह जेएमडीए इंस्टीट्यूट में, जेएमडीए एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी रिटर्न के लिए वहां से डायरेक्शन मिल गई। एसएसबी के लिए मैंने विशाल सर को कंसल्ट किया था, उनसे डायरेक्शन मिल गई। तो एक डायरेक्शन जब मिल गई थी तो उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने का फायदा मुझे रिकमेंडेशन से मिला। चलिए यहाँ पर एक बात और लाता हूँ मैं, जेएमडीए यहाँ से अभी मैंने रिसेंटली आयन भाई का इंटरव्यू लिया था, और वो तो 5 से 6 महीने की कोचिंग ली थी उन्होंने। आपने क्रैश कोर्स लिया था, am I right or wrong? जी। तो एक बंदा क्रैश कोर्स ले रहा है 1 महीना, और एक बंदा 5 महीने कर रहा है, तो दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए तैयारी में? आपके 413 स्कोर आ रहा है, उनका 420 स्कोर आ रहा है, तो दोनों में से कौन बढ़िया है? सर जैसे बात ये है कि मेरे को लगता है कि मैं पोटेंशियल वाला बच्चा हूँ। अच्छा। बट
जब मैंने 12th के बोर्ड्स दिए थे, जब जी। मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी जी। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता था। तो इसीलिए मैंने जेएमडी एकेडमी ज्वाइन की। वहां जाके फैकल्टी तो वहां की मुझे बहुत अच्छी लगी। वहां पे मैथ्स फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वहाँ की इंग्लिश फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, और फिजिक्स फैकल्टी तो वहाँ की खुद के डायरेक्टर सर ही है, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो एक तो बच्चे से मतलब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ाएंगे, और दूसरा ये है कि अगर कोई वीक भी होगा तो उस पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है एक तो स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, वो कभी ज्यादा रखते ही नहीं है स्ट्रेंथ, तो इस वजह से वो इंडिविजुअल फोकस ज्यादा कर पाते हैं। भाई ये तो तारीफ हो गई जेएमडीआई की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेएमडीआई तारीफ। तुम बहुत ही बटन लगाए जा रहे हो, अच्छी है वो है, ठीक है यार, तुमने दिया, आई रेस्पेक्ट। मैंने आयान से भी बात की थी, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा मुझे उन्होंने काम किया है। बट सोच के देखो ना यार कि कोचिंग सब कुछ नहीं कर सकते। चलो अगर मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन देखो ना, आप पहले तो आपका लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपके फादर इज नॉट अ कमीशन ऑफिसर, वो नायक रैंक है, राइट। अब नायक रैंक से आप लोगों का खर्चा चल जाता है, बट अभी भी आपकी जो दीदी है उनकी मदद से जो पैसा आता है उससे आपकी डेली रूटीन चलती है। तो ये कहां से करेज आया कि आपने 10,000 कोचिंग की फी भी लेने की सोची, या 10,000 रुपए दे दूंगा। सर इसके रिगार्डिंग मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मुझे मेरे दादाजी ने बताई है क्या कि आपको सक्सेस की ट्रू वैल्यू ना तभी पता होती है जब आपने फेलियर देखी होती है जी। और मेरे परिवार का सीन ऐसा रहा है कुछ कि मेरे दादाजी ने दिन के 3 की बजाय, मतलब दिन में 3 मील की बजाय 1 मील में भी पूरा दिन गुजारा है। वो दिन भी मेरे दादाजी लोगों ने देखा है। अच्छा, तो उनके भी मतलब वो उनके भी जो एफर्ट्स रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, और उनको देख देख के जो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, उसकी वजह से मुझे लगता था कि नहीं, मैं कभी बैक आउट नहीं कर सकता, मुझे सब कुछ अच्छा करना ही है। उम्र क्या आपके दादाजी की? 75 की उम्र में इंसान एक दिन का मतलब दिन में से एक बार खाना खा रहा है? नहीं, उस टाइम पे तो यंग थे ना, मतलब थोड़े कितने 60 साल, 45। तो 45 की उम्र में तो इंसान, दाऊजी को बीमारी थी ही नहीं, चलो वो तो लगी है, बट फिर भी एक टाइम खाना, बस ऐसा भी दिन थे उन्होंने फेस किए हैं, हमने नहीं, और होपफुली मतलब गॉड की ग्रेस से हमने नहीं फेस किया। मैं आपके दादू से जेलसी बहुत फेस करता हूँ। जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अब अल्लाह मुझे ले ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अब कंटेंट है अपने बच्चों को देख के, वो कंटेंट। हाँ, बट यार मुझे बड़ी जेलसी हुई कि तुम्हारे पास दादू में, और वो अब ऐसा कह रहे थे, मैंने यार तो बेटे को तारे भी लगने हैं कहते हुए। हाँ, तो उनसे कहिएगा ये बात, कैसे कह रहे हैं बात, लड़िए थोड़ा उनसे जी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं कहानी में। कहानी में एक शुरुआत ऐसी भी होती है, जब आपको पहली बार इलाहाबाद जाना था, तो आपने कहा अपनी बहन से तू मेरे साथ चल, राइट। अब वहां से जब तुम मेरे साथ आपने चला, आपने कभी देहरादून से बाहर नहीं गए, मैं कभी नहीं गया, राइट। तो क्यों ऐसे यार, मतलब सोच के देखना, एक फौजी बनने जा रहे हो, और ये बात शायद आपकी बहन ने भी कही, तुम फौजी बनने जा रहे हो, तुम इंडिपेंडेंट काम नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी था कि उसमें आप दिल्ली में रुके भी थे। वो आते वक्त, वो एक्चुअली अभी एनडीए के एसएसबी के बाद की बात थी जी। टीएस के टाइम पे मैंने इससे पहले कभी अकेले ट्रैवल किया नहीं था जी। तो डर भी लग रहा था कि इतनी दूर कैसे जाऊंगा, कभी ट्रेन से एक बार ट्रैवल किया था सिर्फ, वो भी पूरे फैमिली के साथ जी। तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था जी, तो इस वक्त डर भी लग रहा था कि कैसे जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। और फिर वहां से रेलवे स्टेशन से सिलेक्शन सेंटर तक भी हालांकि बस आती है जी, बट फिर भी थोड़ा अप्रीहेंशन तो रहता ही है। तो मैं दीदी से कह रहा था कि दीदी मेरे साथ चलेगी, तो बट शी सेड कि नहीं, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, यू आर गोइंग फॉर एसएसबी एंड यू कैन नॉट टेक डिग्री, क्योंकि ये तेरे लिए एक डिग्रेडिंग पॉइंट बन जाएगा। तो इस चक्कर से फिर उन्होंने मुझे अकेले ही भेजा और मैं पहुंच गया। बट वो जर्नी आपके लिए लाइफ चेंजिंग थी कि नहीं थी? मेरे हिसाब से थी, क्योंकि मैं टीएस के लिए गया, मैं टीएस में स्क्रीनिंग हुआ, पर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। हाँ, लेकिन मुझे उस कॉन्फ्रेंस आउट होने का ज्यादा दुख नहीं हुआ। ज्यादा दुख मुझे इसलिए नहीं हुआ, दो बातों की वजह से। पहला तो ये कि ऑब्वियसली मैं अकेले गया था, तो आई वाज a little bit of proud myself कि I have traveled alone, I have been confident enough। और दूसरा बात इसलिए कि मेरे पास मेरी एनडीए की एसएसबी थी जी, और टीएस की एसएसबी जाके मुझे और कुछ हुआ ना हुआ हो, बट एक्सपीरियंस थोड़ा मिल गया था।
जी, दिस इज हाउ एसएसबी रियली इज। ओके, तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि एनडीए की एसएसबी में तो रिकमेंड होना ही है। होना ही है, पर इस बात का प्रेशर नहीं बैठा कभी? नहीं, ओके, प्रेशर किस बात का है? तो बोल्ड बात करी तुमने। बट यार तुम्हारी लाइफ में अगर दीदी का जरूर है ना, बड़ी बहन का, नसरीन नाम है उनका, राइट? नसरीन का। तो अगर वो देख रही है तो उनको तो खैर पता ही है, बट आपको आपके हर लाइफ के मोड़ पे उन्हें मोटिवेट करते रही है आपको। चाहे वो आपका वो था जब 8-9 था और आप इतने बदमाश थे कि अपना होमवर्क खुद नहीं करते थे, बहन करती थी आपकी, ड्राइंग फाइल उन्होंने बनाई है, हाँ, और खुद जाके सो जाते थे, हाँ। चलिए, वो तो क्या बचपन की मस्ती हो जाती है, बट बड़े जैसे जैसे आप हुए तो एक डायरेक्शन देने का उन्होंने किया, हाँ। और एक टाइम जब था आप पीपीडीटी की तैयारी कर रहे थे तो वो कर्नाटका से कॉल करा करती थी, आपको पिक्चर भी सेंड किया करती थी, ये सब भी था, हाँ। चलिए वहां तक की हो गई, बट ये ना, ये तो एक सपोर्टिंग प्लेयर है, दीदी का काम हो गया, दादू का काम हो गया, बट एसएसबी नॉलेज आपको मिली कहां से? वो विशाल सर पे गया। हाँ, विशाल सर से मैं एक्चुअली जेएमडीआई एकेडमी में ही मिला था। ये यहाँ पे वहाँ पे जीएस की फैकल्टी थी जी। तो क्या बोलते हैं, जब मैंने जाना कि ही हैज ऑलरेडी हिमसेल्फ गिवन एसएसबी 9 टाइम, तो मुझे लगा कि हाँ, उनसे बात करनी चाहिए, बताएंगे मुझे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझे बताया, प्रोसीजर के बारे में बताया, और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मुझ पे कोई थिंकिंग थोपी नहीं, मतलब जो भी कुछ थॉट्स उनके थे वो नहीं थोपे उन्होंने मुझ पे। यहाँ पर एक बार टोकना चाहूंगा आपको, वो खुद रिकमेंडेड दिए, 9 टाइम्स दिए, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं डाउट नहीं आया, जो सक्सेसफुल खुद नहीं है तो वो अगर मुझे सलाह देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पीपल ओवर आस्क मी इन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एवरीडे कि आप तो इतना एक्सपीरियंस है, आपने रिकमेंडेड कैंडिडेट का लिया है इंटरव्यू, तो आप हमें बता दो। मैं सीधे कहता हूँ यार, अगर मेरा साइकोलॉजी आपके पास पहुंच नहीं करती, सब इन्फ्लुएंस हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, आप रिकमेंड नहीं हो। तो आपको ये लगा कहीं से कि यार तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। सर, ये जरूरी तो नहीं है ना कि कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट ही एक अच्छा मेंटर हो सकता है, और जो नॉट रिकमेंडेड होता है उसे अपनी गलतियों की ज्यादा पहचान होती है, तो मुझे उन्हें कंसल्ट करना ज्यादा बेटर। फिर भी मैं दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूँ यार, वो अब भी रिकमेंड नहीं हुए। अगर उन्हें अपनी पूरी गलतियां पता होती तो अब तक रिकमेंड होते, 9/10 तक पहुंचते नहीं। maybe he is made for even greater, बट मैंने उन्हें कंसल्ट करना इसीलिए अच्छा समझा क्योंकि 9 बार फेल हुए हैं, तो उन्होंने अपनी गलतियों को ज्यादा अच्छे से परखा होगा, और वो चीज उन्होंने मुझे बताई भी थी। मैं आई कैंट रिवील हियर, बट उन्होंने मुझे बताई भी है काफी गलतियां अपनी, तो मैंने अवॉइड किया उन्हें। अच्छा चलो वो ठीक है, पर उन्होंने सलाह ऐसी क्या थी जो एसएसबी तक क्वालिफाई हो गए? उन्होंने वो हमेशा मुझे एक चीज जरूर बोलते थे कि तेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऑफिसर टाइप है, और तू इसे मत चेंज होने दियो, इसे कभी चेंज मत होने दियो, और अगर तू ऐसा रहेगा और परफॉर्म करेगा ना, तो विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। क्या पर्सनैलिटी में ऐसा? जो भी मेरी इनबॉर्न पर्सनैलिटी है, जो भी मैं शुरुआत से, कोई तारीफ तो की होगी आपकी? नहीं, ऐसे पर्टिकुलरली। अच्छा, पर्टिकुलर तारीफ नहीं की। तो टेड बताया, टेड कैसे लिखना है? बैट एसआरटी। चलिए इन सब पे हम आएंगे, पहले एनडीए पे आता है। आपने जेएमडीआई एकेडमी से आपने किया था, राइट? जय माता दी इंस्टीट्यूट, राइट? सो आपको पता था ये इंस्टीट्यूट मर्चेंट नेवी का है? हाँ, उस इंस्टीट्यूट का मर्चेंट नेवी में अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा बैकग्राउंड है, और आप गए थे अपने भाई के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम में है, उसके लिए मर्चेंट नेवी पता करने गए। वहां पर उन्होंने पूछ लिया आपसे, आप एनडीए के एस्पिरेंट है, तो आपने कहा ट्राई मार रहे हैं, घर के पास थी, कैसे पास थी। बट ये बात आपको पता नहीं, पर मैंने आयान से ही पूछी, बट व्हाट्स योर रीजन कि आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जिसका पास रिकॉर्ड नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, क्यों ज्वाइन कर रहे हो यार उसे? क्योंकि पहले दिन तो मैं एक्चुअली वहां डेमो क्लास के लिए गया जी। दूसरी बात, मैंने ये ज्वाइन इसलिए की थी क्योंकि ये घर के पास थी, तो मेरा काफी टाइम बच जाता ट्रैवल वगैरह का। ओके, ग्रेट, व्हिच कुड बी यूटिलाइज्ड इन स्टडी। तो और जब मैं डेमो क्लास के लिए वहां पे गया, तो मुझे वहां के टीचर्स काफी कन्विंसिंग लगे। हाँ, टीचर्स का अच्छा समझ में आने लगा। गुड। मैं जाते रहा वहां पे, 2-3 दिन में गया जी। 2-3 दिन के बाद उसके एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जो डायरेक्टर सब थे वो खुद आके हमारे बैच में हमसे एक तो फीडबैक लेते थे। हाँ। दूसरी बात, अगर हमें कोई वर्कशीट मिली थी तो वो सुबह डायरेक्टर सर आके उसे चेक करते थे। टीचर फैकल्टी उस चीज को कर रहा है नहीं कर रहा है, पर डायरेक्टर सर जरूर करते थे। स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, स्पेशल अटेंशन। चलो ये तो ठीक है बात, ये तो मैं आपकी बात समझ गया, बट बात ये नहीं है, अभी ये तो जेएमडीआई की बात हो गई।
बट यहाँ से अगर एनडी की तैयारी की बात करें, कोचिंग का पार्ट है 50% उन्होंने आपके लिए मान की 50% आपको करनी है, फैमिली का पार्ट है उसमें, ठीक है। अब 50% में अगर हम बात करें तो एनडीए में आपने जीईटी में अयान की तरह सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में तैयारी की, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा वीक पॉइंट रहा है। अयान का विदा, दोनों भाई हो क्या? नहीं ऐसा नहीं, पर अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तो पहले कंसल्ट कर लिया और तुम मत करो, नहीं कर रहा? नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो फिर बट क्या बोलते हैं, मुझे ये सब पढ़ने में कभी इंटरेस्ट आया भी नहीं। अच्छा, और इंटरेस्ट नहीं आया तो ऑब्वियसली कभी ये चीज याद रहती भी नहीं। अच्छा, मैं क्वालिटी पढ़ ली तो भूल जाता था ऑब्वियसली। ओके। तो मैंने फोकस किया, और मैं 12th भी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था करे हुए जी, तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह स्ट्रॉन्ग थी। ओके, तो इस वजह से मैंने उसी पे ज्यादा फोकस किया, थोड़ी बहुत बायो पढ़ ली, और इंग्लिश तो अच्छी थी सिंस आई एम फ्रॉम आईसीएसई बैकग्राउंड, और मेंटर भी अच्छे मिले हैं मुझे। तो इस चक्कर से फिर मैंने उन्हीं में भाई मक्खन लग रहा है, मक्खन लग रहा है, ऊपर तक आने लगी। सोच के देखना यार, जो तुम बोल रहे हो मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, बट अंदर की बात क्या? अब जो भाई आपको देख रहा है, जो आपको लोग देख रहे हैं, वो कैसे पता लगा है, वो कैसे तैयारी करे? फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे क्या करा? एनसीईआरटी पढ़ी, आप आईसीएसई बोर्ड से, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्या सीन रहा? नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बट अगर मतलब जैसे फिजिक्स में मेरा तो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर से जो थोड़ा बहुत एकेडमी में पढ़ा दिया गया था उसमें भी मैं आंसर्स देता था, बल्कि फिजिक्स के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे, ये जरूर कर लो? फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो जाएंगे, और अब मेरे हिसाब से जो हरियाणा की पास फाइंडर है ना, हाँ, उसमें काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिल जाती है। जी। उसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो काफी रिलेटेड टॉपिक्स है, उनसे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर उनसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो काफी हो जाती है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की सबकी हो ही जाती है उनसे। ओके। उसमें थे हिस्ट्री और उसके भी थे ज्योग्राफी के, बट वो मैंने नहीं पढ़े। पर प्रैक्टिस सीट जो आपको जेएमडी इंस्टीट्यूट में कुछ काम की पड़ती थी, हाँ, या पास फाइंडर ज्यादा काम किया? नहीं, जो इंस्टीट्यूट में जो हमें वर्कशीट्स मिलती थी वो एक्चुअली वो अलग अलग जगह से इकट्ठे करके मिलते थे, वो उसमें एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते थे। ओके, तो इस वजह से इट वाज बेनिफिशियल। दैट वाज बेनिफिशियल। अच्छा, अगर मैं कुछ टॉपिक से नाम लूं, जैसे ऑप्टिक्स, ठीक है, वो उसमें काफी ज्यादा ना क्वेश्चन आता है, 4-5 आंसर आते हैं। हाँ, डू लाइक टू से इंपॉर्टेंट? हाँ, ऑप्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनेमिक्स में मेरा इतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं, थर्मोडायनेमिक्स के इतने क्वेश्चंस नहीं बनते। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मैग्नेटिज्म, हाँ, इनसे बन जाता है। इससे बन जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट में चैप्टर होता है, प्ले विद द फिजिक्स, और ऐसा होता है फिजिक्स विद एनवायरनमेंट, ऐसे टाइप चैप्टर्स होते हैं, थ्योरेटिकल टाइप। हाँ जी, हाँ जी। उनसे कभी-कभी आ जाता है थ्योरेटिकल। तो मेजर किससे आपका हो गया? तो मैंने मोटे मोटे बोल दिए, और मेजर कैसे होता है? न्यूटन्स लॉ के बारे में क्या क्या होगा? न्यूटन्स लॉज के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आ जाते जी। हैं, ये और वो तो हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस वगैरह में आ जी। गए हो, तो वो सब बस यही तो है। यही है। अब व्हाट अबाउट आई से सेंटर ऑफ इनर्शिया, ये सब मास जो थोड़ा आईआईटी लेवल पे चले जाते हैं, इनके रेयरली आते हैं, इनके रेयरली आते हैं। बिल्कुल मना नहीं कर सकते, बट कभी-कभी, बट काफी कम आते हैं। इंजीनियरिंग का आपने एग्जाम दिया है? इंजीनियरिंग का जेई दिया था। जेई दिया था साहब आपने, तो आप ये बताओ कि जेई के कंपैरिजन में अगर आपको टॉपिक कुछ छोड़ने हो तो फिजिक्स के वो कौन से टॉपिक हो? जेई की कंपैरिजन में एक तो थर्मोडायनेमिक्स में छोड़ दूंगा, ओके। और अब वहां पर एक आता है मेजरमेंट वाला, एसआई टू, जो हमारा एसआई का दूसरी यूनिट कौन सी होती है अपनी? सीजीएस यूनिट होती है। एसआई सीजीएस यूनिट्स का कन्वर्जन जो होता है वो आप करना जरूरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वो तो बेसिक फिजिक्स है ना, हाँ, उससे तो क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक फिजिक्स आ सकती है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की कहानी होगी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमें भाई ने बताया है कि ऑर्गेनिक नहीं आती। हाँ, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करने का फायदा नहीं है, 11 12 दोनों छोड़ दो। हाँ, और इनऑर्गेनिक आती है, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ जाता है, और फिजिकल केमिस्ट्री आती है। फिजिकल से भी इतने नहीं आते, इनऑर्गेनिक मोस्टली, इनऑर्गेनिक से मोस्टली आता है। वो सिंपल, मतलब इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो 11 12 के लेवल के तो होते भी नहीं, बल्कि 10 तक के लेवल के होते हैं। 10 तक के लेवल होता है। अब आते हैं बायो पे। बायो भी आपने की थी, राइट? सो आपने जैसे आयन भाई ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं ना, जैसे मैमेल है, तो मैमेल कौन सा है, बैट मैमेल है कि नहीं, वेल मैमेल है कि नहीं, इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला डिजीज, ब्लड, विटामिन्स, और डाइजेस्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे पार कुछ किया था कि बस यही किया था? नहीं, यही किया था बस। बायो में इतना ही पढ़ना चाहिए, मतलब इतना ही पढ़ के गया था मैं, ज्यादा डीपली पढ़ के नहीं गया था।
कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, ये तो पूरा चार्ट वगैरह नेट पे भी अवेलेबल होता है, पाथ फाइंडर में भी गिवन है, तो ये चीज के क्वेश्चन था। ओके, ये हो गया। बट अयान को ये बात थी, उसने चलो अंदाजा लगा लिया था कि 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, भाई 20 से 25। तो आपको कैसे बताया फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन आ जाता है कि आप मैंने कभी मतलब ऐसे एग्जैक्ट तो फिगर्स मैंने याद नहीं रखी थी कि इनसे इतने क्वेश्चन आते हैं, इनसे इतने क्वेश्चन आते हैं, बट ये था कि मतलब जो जीएटी का पेपर है उसका अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के हटा दें अगर, तो जो एक मेजर पोर्शन है वो एसएसटी कवर करती है, और मेजर पोर्शन ही मतलब ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन दोनों चीज कवर करती है, एसएसटी भी और साइंस भी। तो मुझे बेटर ये लगा कि अगर मेरी एसएसटी वीक है तो मैं हाफ साइंस कवर तो कर लूं कम से कम पूरी अच्छे से, तो ताकि मैं वो क्लियर हो जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए। चलो ये बात ठीक है। आपकी बहन इंग्लिश की टीचर, राइट? हाँ तो आपकी तो लंका लगती है घर में। हाँ, दीदी पढ़ाती हैं, तो ये कहती है ये नहीं आता वो नहीं आता। इतना डांटती नहीं है, बट हाँ फोकस तो करती है कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत से ही दीदी भी इंग्लिश में अच्छी हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब काफी प्रेशर देकर पढ़ाती है, बट ये है कि आई हैव अ पार्टनर टू कन्वर्स विद एट होम, तभी इंग्लिश अच्छी चल रही है। तो इंग्लिश भी मेरी अच्छी है। और जैसे वोकैबुलरी का भी ये है कि नए नए वर्ड्स दीदी को पता चलते रहता है, मुझे पता चलते रहता है। हमारे तो घर में भी क्लास है, कोचिंग में भी क्लास है, और स्कूल तो था ही। चलिए बढ़िया हो गया। बट तुम्हारी जिंदगी में 2 टीचर हैं, एक तो तुम्हारी जेएमडीआई की इंस्टीट्यूट की टीचर, एक दीदी वाली, दोनों का अलग रोल प्ले है। उनकी बात करें तो उन्होंने तुम्हें करीबन 200 वोकैब्स कराई, और वो वोकैब काम में अराउंड 50% वोकैब उसमें आई थी एग्जाम में। हाँ, आर यू सीरियस? आई एम सीरियस। पेपर उनका लीक हो गया था क्या? होता ना कि ऐसा नहीं है। नीलम मैम वहाँ पे इंग्लिश की फैकल्टी है जेएमडीआई अकेडमी में, तो उनका ये था कि उन्होंने जो हमें वर्ड्स पढ़ाए थे, एक तो वो मतलब क्या बोलते हैं, वो वर्ड्स ऐसे कहीं से भी नहीं पढ़ाए थे, वो वर्ड्स वही पढ़ाती थी जो डेली यूज में होते हों, या फिर जो हार्ड से वर्ड होते हैं वो भी सिखाती थी, बट मोस्टली ऐसे वर्ड्स जो सुनने में तो आ जाते हैं बट उनका मतलब कभी नहीं पता होता, तो और ऐसे वर्ड्स ही एग्जाम में भी बहुत आते हैं, जिनका जो सुनने में तो हाँ ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने सुना तो था कहीं पे, बट मतलब पता नहीं होता। तो ऐसे वर्ड्स सिखा के काफी फायदा हुआ था। 200 का ये था कि उन 200 को एक लिस्ट थी, मतलब वो पूरी, जैसे रोज के 5 वर्ड करा दिए या रोज के 10 वर्ड करा दिए, ऐसे में वो 200 वर्ड्स हो रहे थे। बट अपार्ट फ्रॉम दोज आल्सो, जैसे मान लीजिए किसी पैराग्राफ की कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हुई है एकेडमी में, तो उसमें भी कई वर्ड्स नए सीखने को मिल जाते थे, तो वो अलग से हम सीख लेते। चलो ये बात तो ठीक है, अब इंस्टीट्यूट तो देगा नहीं हमें, ठीक है, वो तो अब आपकी फाउंडेशन है, आपकी इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन है, अब इंस्टीट्यूट तो हमें वर्ड देगा नहीं। तो अब सीन क्या है कि अब बाकी लोगों को तैयार करना, सब तो देहरादून में है नहीं, सब जेएमडीआई इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर सकते हैं, तब वो कहाँ से तैयारी करें? या तो आपकी बहन मिल जाए, वो भी बहुत जरूरी है। नहीं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि किसी फैकल्टी या किसी मतलब एक टीचर ही सिर्फ आप लोग एग्जाम क्लियर करवा सकती है। आप कहीं से भी वोकैबुलरी कहीं से भी कर सकते हो, आप कितने बुक्स हैं काफी सारी कंसल्ट कर सकते हो आप इंग्लिश के लिए, तो कहीं मतलब बस नए नए वर्ड सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो उससे हो जाता काम बन जाएगा। बट ये एक बात, 70% पेपर इंग्लिश का रीडिंग पोर्शन होता है, कॉम्प्रिहेंशन, पजल, क्लॉज टेस्ट, जंबल सेंटेंस, जंबल पैरा, ये सब होते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे? अकेडमी में हमने सबकी तैयारी कराई। ये अकेडमी का यार, अब अकेडमी तो नहीं जा पाएंगे सब, ठीक है, देहरादून वाले आ जाएंगे अब, बट बाकी हुआ क्या? बाकी पाथफाइंडर से कर लीजिए, उसमें भी तो है, उसमें भी सब अवेलेबल होता है। पर आपको लगता है पाथफाइंडर का लेवल थोड़ा ऊपर है? नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगा। अच्छा, आपको लगा इंटेलिजेंट आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, इंटेलिजेंट आदमी नहीं हो, बट ये एक बात बताओ यार, मैंने तुम्हारे में सुना है कि कम टाइम में मतलब फोकस ज्यादा करके तुम कर लेते हो तैयारी, और आपका सोना फेवरेट है, ये क्या सीन है क्या? मतलब ये सीन क्या इसका है? सवाल का जवाब शायद आपको भी नहीं पता होगा, राइट? हाँ आपको भी जवाब नहीं पता। बस मेरे को ओवर स्लीप की थोड़ी आदत है। नहीं, मुझे पता लगा, मैंने सुना है कि एक मूवी आई थी जिसमें इंसान ना एक मेडिसिन खा लेता है, उसको मतलब फोकस फास्ट हो जाता है, आपने देखी है क्या? नहीं, एक बड़ी कमाल की मूवी है। अब आप शायद इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि आपने खाई होगी वो मेडिसिन। नहीं, ऐसा नहीं। चलो ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको याद आ गई, उनको स्क्रीन पे मूवी का नाम भी दिख रहा होगा।
क्या है? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब कहानी आगे बढ़ती है कि आपने इंग्लिश की तैयारी करी, फिजिक्स केमिस्ट्री करी, मैथ्स बच गया। मैथ्स का क्या सीन है? मैथ्स का एक तो मेरी मैथ्स 12 मतलब 12 से ही काफी स्ट्रांग रही है जी। तो ये तो मतलब ये तो एक मेरे को एडवांटेज रहा। ठीक है। उसके बाद जो मुझे फैकल्टी भी मिले वो भी ऐसे मिले जो कुछ ज्यादा ही अच्छे लेवल से पढ़ाते थे, एकेडमी में ही वो कुछ ज्यादा ही अच्छे लेवल से पढ़ाते थे। तो और वो क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे करवाते थे कि मतलब चीर फाड़ एकदम से। भाई मैं बात मान रहा हूँ, जेएमडीए एकेडमी काफी अच्छी है, वहां पर मैथ्स नहीं। की बहुत अच्छी है। सिर्फ फैकल्टी की बात नहीं है ना, बात ये भी है कि मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा था दिन में। मैं एक तो मैथ्स का मेरा ये था कि मैथ्स में मैंने कभी भी टाइम बाउंड नहीं किया। अच्छा। मतलब जैसे अगर मैं कोई टॉपिक चूज कर लेता था तो मैं वो टॉपिक कंप्लीट करता था। ओके। मेरा ये नहीं था कि आज मैं 2 घंटे बैठूंगा या आज मैं 4 घंटे बैठूंगा, ऐसा नहीं था मेरा कभी। मैंने कभी टॉपिक चूज कर लिया तो वो टॉपिक कंप्लीट करता था मैं आज नहीं, रात से पहले पहले। तो इस हिसाब से मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। मैंने कभी क्वेश्चंस का भी मेरा ये नहीं था कि आज इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं, एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये बात हो गई। बट कहानी ये चल रही है कि जो हम बात करें मैथ्स की टॉपिक की, तो आपने कौन से टॉपिक सीखे, कौन से टॉपिक करे हैं? मैंने 11th के कुछ टॉपिक्स स्किप कर दिए थे। जैसे कि मैंने पीएनसी स्किप कर दिया था, हालांकि उससे क्वेश्चन बनता है। पीएनसी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, हालांकि उससे क्वेश्चन बनता है, पर वो मैंने पढ़ा नहीं था एक्चुअली 11th में भी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कब कितना आ जाएगा। हाँ ओके। तो वो मैंने स्किप कर दिया था। गुड। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी करी थी मैंने अच्छे से। वो तो पीएनसी का पार्ट ही नहीं था। जरूरी तो मतलब हमेशा क्वेश्चन हमेशा कुछ नहीं आता ना उसका, कभी कभी प्रोबेबिलिटी सिर्फ आता है ना। अच्छा, हो जाएगा कितना हो जाएगा। ओके। और बाइनोमियल थ्योरम भी मेरा वीक था तो वो भी मैंने ऐसे थोड़ा छोड़ ही दिया था। अच्छा। बाकी ट्रिगो वगैरह कर ली थी तो उससे काफी क्वेश्चन कवर हो। अच्छा, ये बात मिथ है कि सच है कि 12th का ज्यादा आता है, 11th का कम आता है? मुझे जो लगा 12th का ज्यादा ही लगा। 12th का ज्यादा ही लगा, मतलब सही है बात। हाँ। तो उसमें तो कहानी बहुत ही खतरनाक हो जाती है। कैलकुलस भी है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी है, और अलजेब्रा भी है, मेंसुरेशन भी है, सब करी थी। हाँ वो सब तो ठीक है। कितना झूठ बोल रहा है। अरे नहीं सही में इतना कैसे हो जाएगा यार? मतलब तू कह रहा है कैलकुलस के फॉर्मूले आप वो देखो ना कि मैं पूरी 12th में भी तो मैं वो सब कवर करते आ रहा था, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करी। कतई गुड बॉय है तो। चल यहाँ तक हो गई, मतलब ये करनी पड़ेगी। ठीक है। और यही रीजन है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जीएटी में थोड़ा कम मेहनत करी तुमने। हाँ। और आपने 11th 12th के साथ तैयारी करी? 11th में तो नहीं, 12th में से बेसिकली 12th में तैयारी बेसिकली। ठीक है। तो इसलिए आपका काम बन गया कि हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़े, बाकी सब्जेक्ट पर मेहनत ना करनी पड़े। ट्वेल्थ 12th का बोर्ड भी है। हाँ 12th का बोर्ड भी है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो, फिजिक्स केमिस्ट्री दो, उसमें एनडी निकल जाएगा। में कम करना पड़ेगा। एनडी निकल जाएगा 413 नंबर के साथ। हाँ आराम से। अच्छा एक बात बताओ यार, 413 में जितने देख रहे हैं समझ जाएंगे, 413 में आपको लगता है मेरिट में नहीं होगा? थोड़ा सा एप्रीहेंशन तो होता ही है ना। एप्रीहेंशन? आपने पहले मेरिट लिस्ट नहीं देखी? देखी है और मुझे है भी इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है टाइम पास करने का कुछ बचा नहीं है, सारे पहाड़ घूम लूंगे देहरादून के, तो आप दोबारा पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मतलब हाँ कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोनों बातें हैं। दोनों बातें। दोनों बातें, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आ जाओ यार कभी पुणे आ जाओ घूमने चक्कर। अच्छा आ रहे हो एनडीए के थ्रू? एनडीए के लिए आ जाओ। ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। अच्छा भाई अब आते हैं एसएसबी वाले पार्ट पे। एसएसबी में क्या आता है? जेएमडीआई वाला इंस्टीट्यूट है, उसमें विशाल सर अभी 2 मिनट पहले बात की थी हमने। अब विशाल सर 9 टाइम रिपीटर है। पूछा नहीं सर से कि सर आप क्यों मतलब रिकमेंड नहीं कर रहे? मतलब तुम मेरे भाई लगे, मतलब मैं 6 टाइम रिपीटर हूँ। हाँ तो पूछा था, फिर उन्होंने कहीं बताया भी था कि कहीं इंटरव्यू में सब कर दिया, कहीं जीटीओ में सब कर दिया, तो बताया था उन्होंने थोड़ा बहुत। तो बोला सर आपको शर्म नहीं है? नहीं ये नहीं बोला? नहीं। अच्छा ये रह गया। चल अच्छा एक बात ठीक है, चलो वो तो इज्जत की बात होती है, तो क्या कर सकते हैं आप। जूते पड़ जाते हैं। जूते क्या? चल ठीक है जूते। अच्छा चल ज्यादा हो जाएगा, विशाल सर बुरा मान लेंगे। तो जीएमडी इंस्टीट्यूट से आपको इतनी नॉलेज मिल गई, बट यार कहानी अभी भी अटक गई यार।
सोच के देना विशाल सर ठीक है वो गाइड कर देंगे, पर कंफर्मिटी की मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ वो तो अब भी नहीं हुई ना। तो आप क्या थे, ट्रायल एंड एरर पे चल रहे थे? हाँ कह सकते। तो ये तो दिव्यम की कहानी हो गई यार। दिव्यम भी ऐसी तरह एक दोस्त है, रिकमेंड हुआ है अभी एनडीए के लिए, तो उसका मैं इंटरव्यू कंडक्ट किया, मैंने वही कह रहा था कि ट्रायल एंड एरर है ओनली सॉल्यूशन। और आप YouTube की वीडियोस पे डिपेंडेंट होते थे। हाँ मैंने देखी है, YouTube से वीडियोस देख देख के चलो सीखा। बट भाई वहां पर डिफेंस एस्पिरेंट भी डाल देते हैं वीडियो, तो फिर आपको लगा नहीं ये भी डिफेंस एस्पिरेंट, मैं भी डिफेंस एस्पिरेंट? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं वो मतलब वीडियोस देखने से ये चीज थोड़ी थी कि मैं पूरी चीज को इम्प्लाई कर लेता था। वीडियोस देख के वो चीज एक्वायर करता था जिस चीज की मुझे लगता था कि हाँ ये चीज मुझे सीखनी चाहिए। मतलब दिमाग में लेते थे पर एनालाइज करते थे सही गलत क्या होगा। और कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि मतलब एक वीडियो देख ली यहाँ पर यार थोड़ा गलत बता रहे थे तो इस वाली वीडियो में कुछ और बता रहे हैं, तो दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए तीसरी वीडियो देखनी पड़ेगी? ऐसा नहीं, ऐसा सीन कभी आया था। ऐसा सीन कभी आया नहीं? कोई फेवरेट चैनल? मेरा बोल दो सेल्फ सिलेक्शन मोड, कोई दिक्कत नहीं, देखा तो आपने पहले ही। हाँ आपकी वीडियोस भी कहीं देखी। कहीं देखिए ना, ऐसे प्रमोशन होता है। चलो ये बात तो ठीक है, मेरी वीडियो आपने देखी है। मुझे सबसे घटिया बात पता क्या लगती है? पहले तो मेरी वीडियो देखते हैं, फिर एक कमेंट जाते हैं, फिर मेरी चैनल पे आके इंटरव्यू देते हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? मतलब खायान भी ऐसी है। हाँ उसने भी आपकी वीडियो देख के बता। सर ने दो वीडियो देखी मेरी, फिर एक कमेंट हो गया, फिर इंटरव्यू देने आ गया। तुम भी पेश रहो। पहले मैं घर की इंटरव्यू की वीडियो देखी, फिर एक कमेंट हो गया, फिर इंटरव्यू देने आ गया। आपकी वीडियो देख के हो सकता है व्यूअर्स को ये लगता हो कि हमें कैमरे के इस तरफ नहीं, हमें कैमरे के उस तरफ होना चाहिए। अच्छा ज्यादा उम्मीद है भाई तुम्हें, है ना? मतलब अब तो रखिए, छोड़ो, कितनी बजे दिख रहा है यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अब सीन आगे बढ़ता है एसएसबी में। पहले बात करते हैं पीपी की, पहले ओआर की बात करते हैं। ओआर की तैयारी की थी? हाँ प्रैक्टिस की थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उस प्रैक्टिस के हिसाब से ओआर दिया। वो यार कितना सिंपल आंसर दिया तुमने। कुछ नहीं, बस तैयारी की, गया बस। आंसर ओआर इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ओआर में बस क्वेश्चन तो उसके इजी होते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके। टाइम मैनेजमेंट में मतलब जैसे अगर 50 क्वेश्चंस होंगे जी, तो उन्हें 50 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? उस हिसाब से उसमें ग्रेड मिलता है। कैसे क्या, वो तो प्रैक्टिस से ही होता है। मतलब एज मच एज पॉसिबल उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चंस तो इजी पर होता है। आपने खुद ही बोला मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की। मैंने बोला तो मैंने की। अच्छा की, अच्छा की। ज्यादा की आपने? हाँ ज्यादा की। और उसकी प्रैक्टिस करके गया था। अच्छा, तो उसमें ग्रेड मिलता है ओआईआर में Okay. बेसिस पे। जैसे जितने ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चन सही रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग उसमें होती नहीं है, ये इंस्ट्रक्टर बता देते हैं। अच्छा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इन केस अगर आप अटक जाते हो ओके। तो आप तुक्का मार सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपके गलत भी हो जाए। इलाहाबाद बोर्ड से हुए ना आप? हाँ जी। इलाहाबाद में तो आंसर में मार्क्स थे। हाँ शीट्स में मार सकते हैं। तो फिर क्या मेहनत की, लगा देते। तो ये वो सारे सही तो होते हैं। पता होगा ना जब भी तुम आंसर लिखते हो कि हमेशा वही आता होगा? नहीं हमेशा नहीं होता था, कहीं ना कहीं कभी अलग भी आता है। एक आध होता होगा। हाँ और मैं ही हूँ सीनियर, वो 6 बार हो चुका हूँ अब तक भी, तो मैं लिख रहा हूँ उसमें। खैर चलो वो तो ये बात हो गई। बट लास्ट टाइम अच्छा ऐसा करते हो कि जैसे मार्क रो रखे हैं तो लास्ट में बस अच्छा मार्क है, चलो इसका ए लिख देते हैं, टाइम कम बचा है ना अब तो। ये तब भी एबीसीडी है, तब भी नहीं? हाँ सामने मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं है मतलब? नहीं। ओके फाइन, यहाँ तक हो गया। अब मैं समझ गया मेरी कोई मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गई कहानी। कहानी में अगला सीन क्या आता है, वो आता है पीपीटी, ब्लर पिक्चर। दिखता है नहीं कुछ ज्यादा कुछ खास। आपकी क्लियर थी क्या? हाँ नहीं, थोड़ी सी ब्लर थी। तो अभी ब्लर पिक्चर को कैसे डील करने का? ब्लर पिक्चर में आप पहले एक ऐसे बताओ कि 30 सेकंड में ऑब्जर्व क्या करना है। 29 सेकंड में आपके सामने पिक्चर होती है। करेक्ट। आपको उस पिक्चर में ऑब्वियसली पीपल मतलब जितने बंदे होते हैं उसमें, वो तो आपको दिख ही रहे होते हैं। उनका जेंडर और उनकी एज का एक रफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद उनका मूड आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कैसा मतलब चाहते हो होने के, हैप्पी या सैड। अगर कोई सीरियसली, अगर उसको क्लियरली दिख रहा है वो अलग बात है, बट अगर नहीं दिख रहा है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। उसके बाद एक
थीम आपकी आपके दिमाग में आ जाती है इतनी देर में। जब तक आप पिक्चर देख रहे हो तो इतनी देर में आपके दिमाग में एक थीम आ जाएगी कि मैं किस बेसिस पे पिक्चर बनाऊं। यही रोकता हूँ आपको, आपके केस में थीम आ गई, नहीं आई तो नहीं हो सकता है नहीं आएगा, आप तो प्रैक्टिस करते हो नहीं भी आती होगी। हाँ होता है ऐसा। तो कुछ ना कुछ तो मतलब आप तब तक उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो मेरे हिसाब से। जैसे आपको इतना आइडिया तो हो ही गया है दैट मतलब उसके जेंडर क्या है वहाँ पे, मतलब पीपल कितने हैं, एज कितने हैं, आपको एक हीरो का आइडिया हो ही गया है। तो आप ये कर सकते हो कि आप स्टोरी लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तब तक एट द बैक ऑफ योर माइंड आप एक थीम सोच सकते हो। अब कोई इतना भी बुद्धू तो होगा नहीं कि इतनी देर में उसे थीम हाँ इतना भी समझ में ना आए है ना। ठीक है, तब तक तो थीम आ ही जाएगी। हाँ तब तक आप स्टोरी बिल्डअप करके फटाफट लिख सकते हो। बट जैसे आयन भाई ने कहा कि आपने पिक्चर देखी, रफ आइडिया तो लग जाता है, तो वहां से स्टार्ट कर दो। और मीनवाइल आपके बीच में एंड में, जैसे भाई ने एक मैगजीन का एग्जांपल दिया था अपनी वीडियो में कि एक उन्होंने बताया था कि एक्सीडेंट का सीन है और एक्सीडेंट का सीन है और वो एक आर्टिकल लिख रहा था अपने स्कूल वाली मैगजीन में। तो पहले उनको पिक्चर देख के समझ नहीं आया क्या करें, तो उनको पहले दिमाग में आया कि एक्सीडेंट में जो इंसान फंसा हुआ है उसको निकालना है। उसके बाद उन्होंने उस बात में लिंक कर दिया कि उसको स्कूल का आर्टिकल लिखना है ऑन रोड सेफ्टी। तो ऐसा कुछ आप करते थे कभी? नहीं ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने एक ही प्रॉब्लम अगर क्रिएट की भी तो कभी एक ही प्रॉब्लम क्रिएट की और उसी से डील किया। चलो वो ठीक है, आपने एक ही प्रॉब्लम की एक ही से डील किया, बट उस 30 सेकंड में ऑब्जर्व क्या क्या? जेंडर, हाँ मतलब कितने पहले तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ओके, उनकी एज का एक रफ आइडिया, ओके, उनका जेंडर, ओके, और मूड आपके ऊपर। मूड आप हो गया और पीछे का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड ऑल्सो, बैकग्राउंड भी मैटर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो पीपीएनडीटी में पिक्चर आई थी उसमें देयर वर 4 पीपल सिटिंग अराउंड अ टेबल एंड देयर वाज समथिंग लाइक केक इन द मिडल, इन द बिटवीन। तो कईयों ने उसे बर्थडे पार्टी बना दिया, वैसे वो तो काफी क्लीशे थिंकिंग थी। कईयों ने उसे बर्थडे पार्टी बना दिया, कईयों ने उसे सक्सेस पार्टी बना दिया कि उसने कोई कंपटीशन में जीत लिया। तो वो बैकग्राउंड ही था कि मतलब बीच में कोई लाइक दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग ना। तो ये बैकग्राउंड से थीम कंसीव करने में ज्यादा हेल्प मिली। थीम कंसीव करने में हेल्प। अब भाई चलो आपने बैकग्राउंड की बात की, अब जरा थोड़ा और चैलेंजिंग काम करते हैं आपके बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड का पहला चैलेंजिंग काम ये है कि मान लो मैं आपको टैग पिक्चर दिखाई। अच्छा वैसे टैग पीपीएनडीटी में कोई फर्क है लर्नर्स के अलावा? नहीं, लिखने में क्या फर्क है भाई? वहां तो जेंडर और एज और मूड स्पेसिफाई करना पड़ता है। हाँ वहां पे बस स्पेसिफाई करना पड़ता है और टैग में स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। बाकी ऑब्जर्व तो तुम्हें करना ही पड़ेगा सिंस यू हैव टू राइट द होल स्टोरी। सो आई लाइक टू पुट सम चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू। पहला चैलेंज है कि गाय एक आदमी है, वो जमीन पे लेटा हुआ है, ठीक है, हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हो पिक्चर। अब ये वो है जिसमें थोड़ा डिवास्टेशन हो रहा है सीन में, और एक दूसरा आदमी सड़क के दूसरे कोने से पास हो रहा है। अब आपने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो ये कि लाइक द गाय लाइंग हियर इज नॉट मूविंग एट ऑल। ओके, और जो उस तरफ है वो चल के मतलब हियर ही इज क्रॉसिंग हिम, राइट। दूसरी बात ये है कि बीच में एक अच्छी खासी पक्की सड़क है तो उस पे गाड़ियां वाड़ियां भी चल रही होगी, मतलब बट वह खाली पड़ी है, अभी तो खाली पड़ी है। हाँ जी। और दूसरा ये कि सिंस वी कैन नॉट स्पॉट एनी सन इन द स्काई हियर जी, तो हो सकता है शाम का वक्त हो या रात का भी वक्त हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो और इस सिंस इट इज अ डिवास्टेशन पिक्चर तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, गाय लाइंग है, लाइक वी कैन सपोज ही इज अनकॉन्शियस जी। तो इस पे हम ये स्टोरी बना सकते हैं कि जो गाय हमारा, जो बंदा हमारा, भाई एक मिनट में थोड़ी और बारीकी लाना चाहूंगा। जो इंसान लेटा हुआ उसके पैर में चप्पल नहीं, तो हो सकता है ही वाज रॉब्ड, या फिर हो सकता है ही इज मतलब ही इज अ बैगर, जो जिसके पास कोई ठिकाना ना हो। बैगर होता तो उसके कपड़े फटे हुए थे, कपड़े तो नहीं फटे हुए, कपड़े में ऐसा हुआ है अनआयरन्ड। हो सकता है रॉब, किसी ने कोई रॉब करके चला गया हो उसे, ऐसे ही मतलब मार वार के, इस वजह से वो अनकॉन्शियस पड़ा हो। चलो अब क्या करेंगे फिर? अब तो हम जो दूसरा बंदा रोड के उस तरफ है उसे हम अपना हीरो बना सकते हैं स्टोरी का। उसकी एज का मतलब हम कह सकते हैं मिडिल एज मैन है, बिल्कुल, या मिडिल एज या ओल्ड एज जी। और उसके कपड़े देख के भी ऐसा नहीं लग रहा कि काफी मतलब अमीर इंसान है, नॉर्मली ड्रेस्ड है। हाँ,
तो और स्टिक है उसके पास, बिल्कुल है। ठीक मतलब थोड़ा सहारक वाला बंदा है। हाँ जी। तो सिंस हमने उसे हीरो बनाया तो हम सबसे पहले तो यही करेंगे कि वो इस तरफ आके इस बंदे को चेक करेगा व्हाट हैज रियली हैपेंड, है ना। तो मतलब चेक करेगा कि कहीं पे हार्ट ना हो, या मतलब इसकी हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही है। अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है तो वेल एंड गुड, बस उसको थोड़ी फर्स्ट एड वगैरह दे के क्लिनिक ले जाएगा। अगर नहीं है तो he will arrange for he will either stop by some vehicle or find some ठेला maybe standing nearby, उस पे उसे नियर जो सबसे पास जो फर्स्ट एड क्लिनिक हो, सॉरी फर्स्ट एड प्रोवाइड करके जो सबसे पास क्लिनिक होगा, कहीं पे भी डॉक्टर वगैरह जहाँ बैठते होंगे वहां पे ले जाएगा, ताकि इसको मतलब पट्टी वगैरह हो सके और ये थोड़ा स्टेबलाइज हो सके। उसके बाद वहां जाने के बाद इसके घर में फोन कर देगा या फिर और हॉस्पिटल फोन कर देगा ताकि दे कैन कम एंड पिकिंग हो। नहीं, हॉस्पिटल और घरे तुम थोड़ा मिक्स कर रहे हो। पहली बात एक की तो आपने पूरी आंसर ही बता दिया, कुछ ज्यादा हेल्प कर दिया आपने व्यूअर्स की, ठीक है। बट लिखना कैसे है, मतलब 30 सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया, 2 लाइन में क्या करना है, पहली 2 लाइन में क्या करना है, आखिरी 2 लाइन में क्या करना है? वो तरीका ये है कि सबसे पहली 2 लाइन में तो एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप। जैसे क्या बोलोगे फटाफट? जैसे हीरो का नाम, Rajesh was walking to his home at midnight. हाँ, Rajesh was walking to his home at midnight, बस ये इंट्रोडक्शन हो गया। और फिर प्रॉब्लम आ गई बीच में। उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, he saw a guy lying on the other side of the road while he was passing by, and then all the steps you have the done. action, अच्छा। and then at last that he after calling the family of that man went straight to his home. Right, straight to his home. Okay. अच्छा, कुछ लोग कंक्लूजन नहीं करते, इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि यू हैव टू डू द कंक्लूजन। जैसे इसी स्टोरी में था, हाँ, मतलब इसी स्टोरी में ठीक है, हमारे हीरो ने उस बंदे की मदद की है, हाँ जी, सिंस इट वाज द एक्शन ही हैड टू डू। हाँ, लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि वो अपना भी तो एक काम कर रहा था, वो खुद भी तो घर जा रहा था। हाँ, अब हम किसी और के काम के चक्कर से अपना काम थोड़ी छोड़ सकते हैं। ओके। इस वजह से उसे भी तो कंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, बट अपना काम भी तो इम्पोर्टेंट, पर्सनल इंपॉर्टेंस के लिए इतनी, ओके। मतलब एक काम करने की वजह से दूसरा काम छोड़ना दे। ओके। अगला, पर्सन सिटिंग ऑन एलिफेंट, बिल्कुल न्यूट्रल पिक्चर है, स्क्रीन पे दिख रही होगी हमारे व्यूअर्स को। पर्सन सिटिंग ऑन एलिफेंट, वो पानी पी रहा अपनी सूंड से और वो रिवर साइड एरिया देख रहा। अभी क्या, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। आप कभी हाथी में बैठे हो? हाँ, बचपन में एक बार बैठा। याद है कुछ? नहीं, छोटा था। तो फिर क्या फायदा, ऐसी पिक्चर तो बड़ी मुश्किल हो गई यार। नहीं, मुश्किल तो नहीं हुई, सिंस इट इज अ न्यूट्रल पिक्चर। अब जैसे पहली वाली पिक्चर में आपके पास प्रॉब्लम थी ऑलरेडी, हाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन आपको कहीं भी लेके जा सकती है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। इस पिक्चर की मदद से आप एक मैसेज भी दे सकते हो। जो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है वो ये है कि जैसे जो भी वो इंसान है, he is organizing a play. He wants to show the interaction between himself and that animal, so that he could give some good message that humans and animals can live together and the cruelty against animals should be stopped. Okay, ये मैसेज यहाँ से दिया जा सकता है। या फिर और अगर हम कुछ चाहें एक नॉर्मल पिक्चर, तो जैसे कि एक और आइडिया है, जैसे at the end of the day वो बंदा उसका he owns that element and he was going to his home and he offered a free ride to some of the children that could not afford to take a ride of that element. कोई एक्शन नहीं बनेगा यार, बस कुछ है नहीं चलने के लिए, एक काम करो, हाथ पे बैठ जा, आने खत्म। not like a lift, मतलब एक उन बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए वो ना ऑफर कर सकता है ना, थोड़ा घुमा सकता है। चलो 2 मिनट के लिए कर दे, अरे तुम एंजॉयमेंट करना चाहते हो, चलो आज मेरे हाथ पे बैठ जाओ। अब और क्या है, एक्चुअली तो बहुत ही वैक्यू हो गया ना, खाली पड़ा है तो कुछ नहीं पड़ा, कुछ लिखा ही नहीं तुमने। तो उसमें थोड़ा उनके इमोशंस वगैरह दिखा के हम एक्शन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो एलिफेंट वाला है, एलिफेंट इज एन एनिमल, तो वो स्ट्रीट प्ले कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। वो हाँ, उससे मैसेज वो दे सकता है, स्ट्रीट प्ले कर रहा है एंड ही इज शोइंग द इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और उससे कोई मैसेज दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, ऐसा हो सकता है। हाँ। और यहाँ पर कंक्लूजन की क्या इंपॉर्टेंस है, सेम रहेगी।
यहाँ पे कंक्लूजन की इम्पोर्टेंस, यहाँ पे तो एक ही एक्शन है, वो मतलब एक्शन यहाँ पे उसी से एक्सटेंडेड है ना, लाइक ही इज डूइंग दिस स्ट्रीट प्ले जी, एंड फाइनली द पीपल रियलाइजेस दैट द क्रूएल्टी अगेंस्ट द एनिमल शुड बी स्टॉप्ड। ओके, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा। ओके, ये तक हो गई कहानी। अब आखिरी पिक्चर, अब इसमें क्या है कि थोड़ा एक्शन है और न्यूट्रल है और थोड़ा नेगेटिव में, लेडी पुटिंग हेड ऑन अ बेड, और शायद एक पर्सन लाइन है, या तो आदमी है होगा, तो भगवान जाने कौन है, क्लियर नहीं होगा। अब क्या करें इस पिक्चर में ऑब्जर्वेशन का ज्यादा रोल है, मतलब जैसे जहां जितना मुझे ऑब्जर्व हुआ है इस पिक्चर में, एक तो लेडी दिख ही रही है जिसका हेड पर बेड पे है, साथ में मुझे एक और पर्सन दिख रहा है जो बेड पे लेटा है जी। तो इस पिक्चर में क्या हो सकता है, दैट द पर्सन लाइंग ऑन द बेड जी, he gets sick in the midnight। तो जो लेटर पर्सन है, जो लेडी है, वो उस रात में उसके एफर्ट्स हम वी कैन शो कि उस रात में उसने उसकी कैसे टेक केयर की। काफी सारा एक्शन इंक्लूड कर सकते हैं इसमें भी हम, लाइक उसने पानी गर्म करके उसके सर पे पट्टी चेंज करती रही, उसको मेडिसिन दी, उसके बाद मतलब उसको कंबल वंबल आके उसको लपेटा, रूम का हीटर लाए या खिड़की बंद की। काफी सारे एक्शन हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड सुबह उठने में द पर्सन रियलाइजेस दैट मतलब दैट द लेटर पर्सन हैज डन सो मेनी थिंग्स फॉर हिम। सेम पार्ट इसमें भी रहेगा, 2 लाइन इंट्रोडक्शन, 4 लाइन इंट्रोडक्शन, फिर पूरा एक्शन, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। ये एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? एक्शन एक्चुअली आप जितना ज्यादा एक्शन इंक्लूड करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी इमेजिनेशन दिखेगी। मतलब जैसे कि अब इसी स्टोरी में, लास्ट वाली स्टोरी में हम सिर्फ इतना तो देख सकते थे कि क्या बोलते हैं कि द पर्सन गेट्स सिक एंड द लेडी गिव्स हिम मेडिसिन एंड पुट्स ब्लैंकेट ओवर हिम एंड स्लीप्स एंड लेट्स हिम स्लीप। लेकिन इससे हमारी इमेजिनेशन काफी लिमिटेड थी। अब अगर मैं इसमें काफी सारा एक्शन इंक्लूड कर रहा हूँ, लाइक मैंने रूम की खिड़कियां बंद की, मैं रूम में हीटर लेके आया था, ये रूम गर्म रहे, पानी गर्म करके उसके सर की पट्टी चेंज करते रहे। तो जितने ज्यादा हम एक्शन उसमें इंक्लूड करते रहेंगे, इसका मतलब हमारी थिंकिंग उतनी ज्यादा वास्ट है और उतनी पर्सनैलिटी आपकी ज्यादा डिफाइन होगी। या आप क्या क्या करोगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टाइट एंड पीपीएनडीटी। बट भाई पीपीएनडीटी में कई बार होता है कि लोगों की स्टोरी छूट जाती है लिखते वक्त। आपकी छूटी थी? नहीं, आपकी नहीं छूटी, बट मान लो किसी की छूट जाए तो परेशानी की बात है? परेशानी की बात नहीं है, पीपीएनडीटी में कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी स्टोरी लिखने में छूट जाती है तो यू कैन कंप्लीट इट इन द डिस्कशन टाइम इन द जीडी। ओके, पर उसमें भी कई बार क्या होता है, जैसे मैंने 2 एसएसबी दी है, तो एक में मेरे साथ ये हुआ था कि एक में तो हमें डायरेक्टली बोल दिया गया था दैट यू कैन कंप्लीट योर स्टोरी इन द जीडी टाइम जी। दूसरी में हमें बोला गया था यू कैन कंप्लीट योर स्टोरी इन द जीडी टाइम बट यू विल हैव टू टेक परमिशन फॉर दैट फ्रॉम द एसएसएस, इफ दे अलाउ देन ओनली यू कैन कंप्लीट इट। अच्छा, So you will have to pay heed to the attentions that has been given to you, to the instructions that has been given to you, and accordingly you will have to work. ये इंस्ट्रक्शन कब दिया था? जीडी से जस्ट शुरू होने वाले में या पीपीडीटी से पहले? पीपीएनडीटी से पहले? हाँ, अगर मान लो इंसान OIR के बाद पीपीएनडीटी के पहले। ओ माय गॉड, मतलब अगर भूल गया इंसान यहाँ पर, क्योंकि अच्छा खासा समय यार, 2-3 घंटे आराम से। नहीं, आप तो अच्छा एनटीएस हो ना? हाँ, मैं तो ऐसे टैक्स से मुझे लग रहा था 2-3 घंटे। अच्छा, मेरे तो 400 घंटे आता है ना। तो अगर बंदा भूल रहा है तो गया लग कर गई, मेरी लगी है इलाहाबाद। ओके, ये हो गई कहानी। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहानी अब जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी नरेशन पे। भाई थोड़ा तो इंट्रोवर्ट आपको, राइट, थोड़ा वो तो चलो बहन का बूस्ट हो गया और दादू का बूस्ट हो गया, पर ये इंट्रोनेस आपकी हटाई गई है विशाल सर द्वारा, जो कि एफएमडीएस है, जेएमडीएस है बराबर। तो ये आपकी इंट्रोवर्टनेस जो है ये हटाई गई है जीएमडी इंस्टीट्यूट में, जय माता दी इंस्टीट्यूट है। कैसे हटाई? मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए ना विशाल सर ने क्या किया था, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था पूरे बैच के सामने जी। उनका जो मतलब बैच चलता है जीएस का, हाँ, उसके सामने उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और मेरा लेक्चरेट करवाते थे रोज जी। बैच की मिनिमम स्ट्रेंथ है कम से कम 100 लोग,
100 लोग, ये मिनिमम। हाँ। मैक्सिमम का मैंने किया नहीं वैसे एग्जैक्टली। तो उस बैच के सामने सर ने मेरा लेक्चरेट करवाया, बिल्कुल। 3 मिनट का। कभी 3 मिनट में पूरा बोला तो हूँ नहीं उस बैच के सामने, बट पैर भी पूरे ऐसे डगमगाते रहते थे। तो इस वजह से थोड़ी बोलने की आदत पड़ी। और ये इंटरव्यू भी सर ने मेरा ऐसे ही किया, मतलब ऐसे मॉक इंटरव्यू लिया था, जैसे थोड़ा बहुत मॉक इंटरव्यू भी लिया था। हाँ, मतलब उसमें थोड़ा पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था। भाई मैं सुन रिपीटर खतरनाक लोग होते हैं, बहुत गंदा लेते हैं ऐसा कुछ। बस समझ सकते हो आप मेरा दुख तो उस टाइम पे। तो उन्होंने वहां पे बहुत फट गई थी, सही बताऊं तो। और साथ के साथ ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हैं, मेरे इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेरी चेयर पूरे बैच के सामने रखवा दी थी। साइड से वो खुद क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट ही हैड टोल्ड मी टू फेस द क्राउड एंड आंसर देम। वो क्राउड 100 लोगों को मैचन नहीं वाला बोला। हाँ, अब तो पढ़ गई होगी। मतलब उन्हें मेरे से मतलब नहीं था, उन्हें बस इसलिए बैठा रखा था ताकि मैं उन्हें फेस करके मैं अपने फियर को ओवरकम करूं, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट से आगे बढ़ पाऊं। मैं तो पढ़ गई होगी यार। बहुत पसीने कितने आ रहे थे, जान निकल गई होगी यार। जान निकल गई। विशाल मस्तान मर गई। पैर कांप रहे थे और ये हो गया, चल भाई यहाँ तक की कहानी हो गई। बट यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। बट जीडी यार, एक होता है अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना, फिर एक होता है रियल एनवायरनमेंट मिलना। जो फेक एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें इतनी हार्ट बीट तेज नहीं होती कि 100 किलोमीटर आ रहा तुम्हारी हार्ट बीट भाग रही है। और जो रियल एनवायरनमेंट होगा, जीडी का ऑफिसर बैठे होंगे, सिलेक्शन दिमाग में घूम रहा होगा, सब चीजें हो रही होंगी, तो तब क्या? तब मैं क्या करता था, मैं मेनली मतलब जो भी एसएसआर सामने बैठे हैं, जी। जैसे ये इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है, हाँ उन पे फोकस ना करके हाँ अपने ग्रुप पे ज्यादा फोकस कर लो। हाँ अपने ग्रुप पे फोकस इन द सेंस लाइक व्हेन यू आर स्पीकिंग, हाँ जी, यू शुड मेक आई कांटेक्ट विद एवरी अदर कैंडिडेट, ओके ताकि ऐसा भी ना हो कि सिर्फ एक ही बंदे के साथ कांटेक्ट बना के बैठ गए हो। जी, थोड़ा मतलब एक थोड़ी देर के लिए सबकी आंखों में देखते रहो, Okay. सबको मतलब ऐसा दैट यू आर इंस्ट्रक्टिंग देम, उन्हें कुछ नहीं पता है एंड दैट यू आर इंस्ट्रक्टिंग देम। इस तरह से अगर आप जीडी में पार्टिसिपेट करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर को ज्यादा पोर्ट्रे कर पाओगे एंड यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीनिंग। आलू करते नहीं, एक पर्सन इंटरव्यू, एक जीटीओ, एक साइक। नहीं, धीरे धीरे करके सब हो जाता है। अच्छा चलो, ये तो हो गया भाई। बट यहाँ से अगर कहानी में और आगे बढ़े, कहानी आगे बढ़ती है इस तरह से कि यहाँ पर सीन ऐसा हो जाएगा कि अब जीडी आप रिपीटर है, तो अब फिश मार्केट बन जाएगा। बना होगा, बनता है। प्रेशर में हुआ था कुछ, प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं होगा, शांति, बिल्कुल आराम से गए, आराम से। स्क्रीन में आराम से हो गए। हाँ, ओके, बहन कुछ ऑर्डर सा बताया होगा, बहन स्क्रीन नहीं होती ना, मैं वो बहन बता था, हाँ, बहन का भी चौड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा दादू को बता था। हाँ, दादू को बताया था। बट एडवांटेज पता है क्या होता है, जिसको एसएसबी के बारे में नहीं पता ना, उसका सीना ज्यादा चौड़ा होता है। उसका सही है। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब दादाजी की कोट्स ऐसी ऐसी थी ना, he was just assuming कि अब उनका लड़का ऑफिसर बन चुका है, स्क्रीन इन्होंने पे, and he was like assuming like that। तो मैंने दीदी से बोला था कि दादाजी को थोड़ा संभालो कि इमेजिनेशन का लिमिट करो। हाँ जी, हाँ जी। और एक, चलो मैं उस पल के बारे में आखिर बात करूंगा जो आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। चलो ये हो गया, दादू की दुआ लगता है दादू बनने लग गई। मैंने सुना है कि वो उस समय नमाज पढ़ने कई बार गए थे। हाँ। 3 बार जानी होती है ना, 5 बार जाते 5 थे। में वो उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उससे ज्यादा नस्ल में दुआ मांगते थे। और वहां आपके साथ उल्टा है, नमाज पढ़ने में थोड़ी दुआ शुरू हो जाती है आपसे थोड़ी। हाँ, तो अल्लाह की जो मेहरबानी है वो दादू की तरफ से लग गई और दीदी की तरफ से। चलिए, ये तो हो गई कहानी। यहाँ से कहानी अगर आगे बढ़े तो कहानी बढ़ती है जीडी में, जो बात करते हैं फ्रेशर की। अब आता है रिपीटर वाले केस में। रिपीटर में बहुत इंटेंस फ्रेश मार्केट। हाँ, आपको एक्सपीरियंस नहीं, फिर क्या हुआ? जीडी में मेरे साथ क्या, पीपीएनटी की जीडी में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे तो बिल्कुल बगल में एक प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट बैठा हुआ था। आया जैसा होगा वो, उससे भी तगड़ा। फिर उसने बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया। मतलब वो ऐसा था कि ही वाज जस्ट स्पीकिंग, वो चुप ही नहीं हो रहा। मन में गालियां आई बहुत, फिर उसके लिए बहुत आई। फिर फिर कुछ नहीं, बस ये होता है कि
एक पॉइंट पे तो बंदा थक ही जाता है, मूड हमेशा थोड़ी चलता रहेगा। हाँ बस उस एक पॉइंट को ग्रैब करके अपने पॉइंट बीच में रखने पड़ते थे, थोड़ा मुश्किल था बट हो गया। बाद में आके मारा नहीं साले ने। सुनाई थी मैंने उसे बहुत, फिर? मेरी स्क्रीनिंग हो गई अच्छा सुना रहे थे। अच्छा इतना बोलने के बाद भी स्क्रीन हो गया। हाँ। चलो यार नसीब अच्छा था उसका। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया जीडी हो गया, अब ये चलो ये मैं आपसे आखिरी में सवाल पूछूंगा, इसको भी रहने देता हूँ मैं, अपने दिमाग में रखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं जैसे सवाल, मैं चेस्ट नंबर दिया, कॉल आउट हुआ होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना नाम बताएं और पहुंच गया सेकंड डे साइड टेस्ट। टेट की तो मैंने बात कर दी क्योंकि नहीं की। अब कहानी आती है एसआरटी की। कोचिंग अभी नहीं ली, नहीं पता तो है नहीं सही गलत क्या है। अब क्या क्या वही ट्रायल आ रहा है। बस जो लगता था कि ऐसा मैं करूंगा, खुद को सिचुएशन में पुट करके जो लगता था वो कर लीजिए। चलो कुछ आप गाइडेंस दे सको हमारे भाई को, क्योंकि आपके जैसे बैकग्राउंड के बहुत है। तो पहला सवाल एसआरटी का क्या है, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा पहले हिंदी में बोलूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंड। तो पहला एसआरटी है, हिज सिस्टर मैरिज इज फिक्स्ड, हिज रिलेटिव रिफ्यूज टू गिव मनी। ही कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि आपकी बहन की शादी, आपकी तो बहन है भी, रिलेटिव भी करता होगी, अब उसकी शादी फिक्स हो गई है और रिलेटिव ने मना कर दिया पैसे देने से, अब वो बंदा क्या करेगा? He would take out the money from the savings that he had saved जी, and continue and let the marriage continue. इतनी सेविंग होती तो मांगता ही क्यों? इतनी सेविंग हो सकता है उसने वो सेविंग अपने किसी और अच्छे काम के लिए बचा रहा हो, शादी के अलावा। अब मैं कौन सा काम करना है? बहुत होते हैं, उनकी शादी, घर बनाना होता है, गाड़ी लेनी होती है। अच्छा, पर इसमें क्या हम दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं? दोस्तों को जोड़ सकते हैं, हाँ, we can borrow money from them, but उससे खुद ही का एक मतलब प्रेशर पड़ जाएगा। लोन लेने के चक्कर में मतलब अगर दोस्तों से बोरो करेंगे तो अपने सर पे नहीं आ जाएगी बात। हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बिकॉज अभी बहुत लोग देख रहे हैं तो बहुत लोग जानना चाहेंगे सही क्या है। कि मैं होता तो मैं लिखता कि he uses saving, borrow money from friend, promise on a return on a particular date and use the money and done very successfully। वो अब मतलब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में दूसरी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मेरे हिसाब से अगर लोन लेगा अपने दोस्तों से तो वो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना एक तरीके से, तो इस वजह से मैं वो नहीं प्रेफर करूंगा। आप वो ही करेंगे, सेविंग्स इस्तेमाल करेंगे। चलो एक बात और मैं आपका क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं अपनी तरफ से लेकर आऊँ लेकिन मुझे अपनी बात तो सही करनी है ना। His sister marriage fixed, his relative refused to give money, he didn't have enough saving, He would then borrow money from his friends okay as a last resort. as a last resort। एंड उसके मतलब एंडिंग कैसे होगी, मतलब प्रॉपर फ्रेमिंग क्या होगी सेंटेंस की? He borrowed money from his friends, promised to return on the second, promised to इसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है because friends are trustworthy, so he borrowed money from his friends and let the marriage continue. Okay, borrow the money from friends And let the marriage continue. let the marriage continue and happen successfully, that's it। Okay, यहाँ से अगले एसआरटी पे आते हैं। ये भाई ऐसा है कि आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में बर्थडे करने को दे दिया कुछ काम। अब क्वेश्चन ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिग ट्रेंचेस बट योर कलीग्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद यू। ही आपको गड्ढे खोदने हैं, कुछ काम होगा उसके लिए, और आपके जो साथी हैं वो मना कर रहे हैं कोऑपरेट करने से। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक मतलब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हाँ जी, और एक तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी पोर्ट्रे कर मतलब हो जाएगी बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो उन्हें कन्विंस करेगा बाय टेलिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क दैट हैड टू बी डन। हाँ जी, उन्हें उन बंदों को कन्विंस करेगा, उनसे बात करेगा एंड मोटिवेट देम टू डू द वर्क। शॉर्ट में शॉर्ट में लिख देंगे दैट he motivated the colleagues, told them the importance of work and get them to got the work done. ओके, ये हो गया। तो अभी तक हमने दो बात करी जिसमें एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरी वो थी जिसमें आपको कॉपरेशन देखना था या सोशल एक्टिविटी देखनी थी। अब लास्ट वो है कि आप डिवास्टेटिंग सिचुएशन में हैं, खतरनाक मामला। अब देखते हैं आपका सुपर हीरो निकलेगा नहीं निकलेगा। He saw a woman in a midnight
stopped by a group of men. He went to them, stood against the group and let the women escape before himself, and then escaped himself. Okay, इसे शॉर्ट में लिख सकते ये हो सकता है, पर क्या ऐसे हो सकता है dial 100 meanwhile and move forward to the situation? एंड कन्फ्रंट देम। हाँ, ये हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं काउंट होगा कि पुलिस को काम करने चाहिए, लड़की खत्म हो गई। नहीं, तब तक वो उन्हें कन्फ्रंट करेगा ना, तब तक लड़की भाग सकती है। उसको ही फोन पकड़ा दो जैसे ही। अच्छा, ये हो गया, ये तो हो गई एसआरटी बैट की बात। अच्छा, बैट रह गया। अभी फिर सिचुएशन है कि आप कैसे करोगे। तो पहला है नेगेटिव वर्ड, अगेंस्ट। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँ ना, एसआरटी में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, लड़की के पास ऐसा आता होगा, एक लड़के को 100 लड़कियों ने खेल दिया, अब लड़की क्या करेगी? पता नहीं, हो सकता है, क्या पता आता हो उनकी एसआरटी हमने तो दी है। ओके, दैट्स फाइन। किसी लड़की को साथ ऐसा हुआ है तो उसने कुछ किया है तो बताना था कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला है नेगेटिव में अगेंस्ट, बैड में क्या करेगा? अगेंस्ट कह सकते हैं हम, देयर आर ऑलवेज फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक। अच्छा, वेरी शॉर्ट। अप्रोच, प्रोडक्टिव अप्रोच यील्ड्स रिजल्ट्स। रेड क्या है? नहीं, एड, a good aid is a good gesture। गुड एड इज गुड जेस्चर। तीनों बता दी तूने एक झटके में। ये बताओ लिखने कैसे, और इतने शॉर्ट लिखे कैसे? 15 सेकंड होता है, ये छोटे तो हैं। हाँ, गुड एड इज अ गुड जेस्चर। नहीं वो बात मान गया, पर सीखा कैसे? वो तो प्रैक्टिस से ही होता है, बार बार। मतलब जैसे कि पहले एकदम से तो मतलब छोटे सेंटेंसेस नहीं आते शुरुआत में। जैसे इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, तो पहले तो बड़े बड़े सेंटेंसेस ही आएंगे। अब उन सेंटेंसेस को छोटा करने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम के साथ हो जाता है। ये करेंगे बस, यही राज है। पक्का, ठीक। भाई अब आते हैं पर्सनल इंटरव्यू पे। चेस्ट नंबर 33। अब भाई सीन क्या है ना कि आपका चलाना अरेंज करने 1.5 घंटा चल गया ना? नहीं, आधा घंटा बस खत्म। अब इस आधे घंटा मतलब तो बहुत छोटा हो गया। मतलब अयान भाई का चला 40 मिनट, आपका चला आधा घंटे। क्या मतलब बातचीत में क्या वो शादी तक की बात नहीं खाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, चल नॉर्मल कन्वर्सेशन। बट सीआईटी तो आपका खतरनाक था। लेट मी रिपीट फॉर यू, और बताइए कुछ ऐसे का कि चल लगता। स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन फ्रॉम योर क्लास 8 up to current education level, tell me the marks in class 10, 8, 9, 10, 11, 12, and subject you like, subject you do not like, teachers you like, teachers you do not like, the friends you have, sports activity, and hobbies and interests, and if any financial problem do you face, tell me about that. कुछ ऐसे का? बस ऐसा ही था। मेरे सीआई की मेरे को लगता है रटा हुआ होता है, सबको सब ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ, ये और इसमें आपने सब बोल दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, फाइनेंशियल एड का, क्योंकि फाइनेंशियल एड है ही नहीं। और सच बात ये है कि फाइनेंशियल एड की जरूरत थी। हाँ, तो मतलब ये है कि इतनी अच्छी भी नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। वैसे मेरे दिमाग से ये क्वेश्चन निकल गया। तो उसको लगा कि नहीं है, बस नेगेटिव पॉइंट नहीं गया। चल, ये बात तो हो गई। बट कहानी में आपने सीधे तो उसको बोलते हैं कि मेरी जीएस स्ट्रांग नहीं है। हाँ, मुझे बोला नहीं तुमसे कि तुम एनडीए क्वालीफाई करके आए, तुमको शर्म नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक्चुअली मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू लुक बैक 5 years ago and observe yourself until now, what change would you like to be made in yourself? तो यहाँ पे मैंने उन्हें आंसर दिया कि सर nothing, I would like to be just the way I am, just the thing that I would like to improve my GS knowledge. And then he stated कि so you're weak in GS. तो मैंने कहा yes sir, कि sir this is the only subject that I am weak in. Then he said कि तो बाकी सब में बेस्ट हो? तो मैंने कहा नहीं सर बेस्ट तो नहीं, बट कंपैरेटिवली अच्छा। तब he asked me 2 questions seeing my mathematics marks. तो उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे। एक तो सिंपल ही पूछा, एक बार मैं यहाँ पहले ही टोक दूं, 100 नंबर लाया हुआ मैथ्स में। चलो नहीं आई। आगे भगवान की कृपा से। अबे तो कैसे लाया 100 नंबर? 400 तेरा एनडीए में, यहाँ पर 100, कोई नहीं देखेगा भाई वीडियो।
या तुम बता तो 100 कैसा लगा? प्रैक्टिस इतनी थी बस हो गया इतनी तो प्रैक्टिस की 100? हाँ 99 भी नहीं? नहीं कहीं ये गलती? नहीं यूनिट छोड़ दी तो? ना कैसे छोड़ा है? मतलब कैसे किया है था? बस प्रैक्टिस? डेली प्रैक्टिस से मैथ में स्ट्रांग नहीं है। हाँ दादू तो पूछ रहा था मैं, जवाब नहीं। मेरा मुझे भी बेटा डांट पड़ती है ऐसी बात। जैसे छोटी छोटी चीजों में पड़ तो जाती है। एक तो उठते नहीं हो तुम एक तो सुबह। सुबह नहीं उठता, हाँ। रात को नहीं जाता, छोटी छोटी चीजों में पड़ जाती है। कई बार तो ऐसे भी पड़ जाती है कि क्या मतलब पढ़ाई के मामले में भी कई बार पड़ी है भाई। पढ़ाई के मामले में? पढ़ाई के 100 मामले में नंबर वाले के? हाँ। जैसे जैसे ऐसे ही कि कभी कि तू पढ़ नहीं रहा, तू अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसे करके। मेरे पापा एक बार मैं ये 9th क्लास की बात है, 9th क्लास में देखो मेरे हिसाब से तो सभी की परसेंटेज डाउन हो गई। अच्छा। डाउन होती है, सब हाँ। रिलेट कर पाएंगे इस बात जी, से। जी। 8 से जब 9th में आते हैं तो परसेंटेज डाउन होती है, तो मेरी 80s में आ गई थी। अच्छा कम नंबर है तुम्हारे हिसाब से? घर वालों के घर हिसाब वालों के से, हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मैं बहुत है। अच्छा था इसमें आ गया। हाँ। घर वालों के हिसाब से कम है। तो पापा गए थे मेरे साथ उस दिन रिपोर्ट कार्ड लेने, और बल्कि ये बात थी कि हाईएस्ट मेरे ही थे। अच्छा। हाईएस्ट मेरे ही थे। बट जब हम स्कूल से बाहर निकल रहे थे तो ही स्टेटेड एंड आई कोट, नंबर तेरे कम है। और मेरा मुंह छुपाने वाला हालत था उस टाइम पे। बस मैं चुपचाप जैसे तैसे डर में सहम के घर आया था मैं उस दिन पापा के साथ। चलिए फिर 100 नंबर आप से दो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा। पहला था √2 × √3। √6 हो गया। पर ये नहीं मुझे इसका पॉइंट में मतलब क्या कितना हुआ? नहीं पॉइंट नहीं, बच गया बेटा। बस कंटेंट था। कंटेंट था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा था कि 907 into 893 कितना होता है? 907 into 893। कैसे होता है? 907 is 900 plus 7 and 893 is 900 minus 7। हाँ a plus b, a minus b का फॉर्मूला लगा के a square minus b square। भाई तेरे दिमाग में स्ट्राइक कैसे किया? बस कर दिए जल्दी जल्दी से। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आती है यार? बहुत लोगों को चाहिए रिकमेंड कैंडिडेट नहीं आती है। तुम पैदा लेके चलते हो तुम अपने साथ। नहीं ऐसा नहीं है, वो टाइम के साथ प्रैक्टिस से सर्कमस्टेंसेस के। मेरी वीडियो देख के, आपकी वीडियो देख मेरी वीडियो देख के। हाँ ये जरूरी है। चलो याद हो वही कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है हमारी जीटीओ की तरफ। जीडी जीके चाहिए करंट अफेयर तगड़ी। सोशल टॉपिक तो ज्यादा। सोशल टॉपिक क्या था? याद नहीं एक्चुअली मुझे। थोड़ा सा ये था कि एक जीडी में ये टॉपिक था दैट a lot of actions have been taken recently, like the scrapping of Article 370 and introduction of triple तलाक and एक और चीज थी। तो इनमें से वो जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो इनमें से which action will have a long lasting effect on India। अच्छा ये था एक टॉपिक। और एक और टॉपिक था वो एग्जैक्टली मेरे को याद। कोई नहीं, ये बताओ तो करंट अफेयर का है। वो तो सोशल टॉपिक है, वो तो सब कर लेंगे। करंट अफेयर की तैयारी करी कैसे? मेरे को तो न्यूज़पेपर पढ़ते नींद आ जाती है, तो मैं तो पढ़ता नहीं। नहीं मैं भी नहीं पढ़ता इस न्यूज़पेपर, बस थोड़ा बहुत नेट वगैरह से देखते पढ़ के। एक जैसे ये जो टॉपर कहते हैं ना थोड़ा बहुत, एक नंबर के झूठे होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सही में थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। बस यूट्यूब पे भी एक चैनल है स्टडी आईक्यू, तो उसके वीडियोस देख देख के थोड़ा बहुत पढ़ा। एक तो स्टडी आईक्यू को उनको पैसे देने चाहिए, हर वीडियो में उनका प्रमोशन आ रहा है। बट क्या स्टडी आईक्यू दो एग्जाम में देखते थे? रेगुलर तो नहीं, कभी कभी बताया ना मैंने, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत यार तुम होते आराम के टॉपर। चलो यहाँ तक की कहानी हो गई, जीडी हो गई। अब आते हैं लेक्चर पे। क्या सर रहा लेक्चर? ठीक था, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बेकार नहीं, ठीक ठीक। कितने कितने मिनट बोला था? 2.5 मिनट। वार्निंग करते, वार्निंग मैंने तो बोले थे। टॉपिक क्या था? डिमोनेटाइजेशन। इतना पुराना टॉपिक तुम्हें याद था? हाँ 2.5 मिनट में क्या क्या बोल दिया भाई तुमने? बस उसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बोल दिए थे थोड़े। वो हो गया था काम। बट ऐसी चीज होगा लेक्चर का जीडी की तैयारी करनी कैसे चाहिए? कोई फॉर्मेट है इसका? एक तो न्यूज़ देखते रहो, दूसरा है कि उससे भी लेक्चर की प्रैक्टिस करते रहो। हाँ मेरे हिसाब से एक टॉपिक जैसे रोज का उठा लो और उसे प्रिपेयर कर, मतलब पहले, हाँ जैसे पहले तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ के बोलने की कोशिश करो। मतलब जैसे पहले like the topic that you have chosen, you will have to search it up on the internet or from wherever else you can read it up। उसके बाद उसे बोलने की प्रैक्टिस करो। दूसरा फिर जैसे तुम्हें थोड़ा इस चीज की आदत लगने लगे, उसके बाद लाइक इम्प्रॉम्प्टू टाइप सिर्फ टॉपिक उठाओ, उसके बारे में पढ़ो मत,
वही पुराना टॉपिक उठाओ और तब उसे बोलने की कोशिश करो। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। इसके बाद कहानी आगे बढ़े तो अब आती है हमारी पीजीटी, एचजीटी, ग्रुप टास्क, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है, और ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ये तो आपको कहीं देखने को मिलेंगे। चलो अब तक जितनी भी तैयारी थी ना घर बैठ के हो सकती है, एसआरटी कैट ये सब हो गई, ये तो नहीं हो सकती। इंस्टीट्यूट जाने का मन नहीं करा? नहीं, या तो तुम निहायती काम कंजूस हो हैं, या पैसे तुम्हें ज्यादा बचाने का शौक है, कितनी नहीं, वीडियो ऐसा बोल कुछ सकती है मतलब। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर बस यही था कि ये तो थोड़ा फिजिकल मतलब फिजिकल वर्क भी थे थोड़े से, और इनमें मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। और ये तो ऐसे वाले टास्क हैं जिनमें जब तक तुम स्ट्रक्चर देखोगे तभी तुम्हें आइडिया स्ट्राइक करेगा। हाँ, ऐसे मतलब बिना ऐसे रैंडमली तुम सोच सोच के तो खुद भी कोई प्लान डिवाइस नहीं कर सही बात है। सकते। तो ग्राउंड तो कहीं पे था नहीं, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से ही देखा था इसके बारे में भी। ये तू टॉपर वाली बात करता था, वैसे ये लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो तू टॉपर वाली बात कर देगा, ये और नहीं करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? यूट्यूब देख के कैसे हो सकता है? कोई अरे नॉलेज यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारी अवेलेबल होती है जीटीयू के बारे में। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है, मैंने मान लिया, बट तू, मैं कह रहा हूँ एक रफ आइडिया लग जाता है ना वहां से, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। उसके बाद परफॉर्म तो तुम्हें वहीं जाके करना पड़ेगा ऐसे में। अच्छा ये तरीका है। चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। मैंने सवाल एक आयन से भी पूछा था, और सवाल ये है कि जो पीजीटी होता है या कमांड टास्क होता है, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक ग्रुप में हो रहा है, एक इंडिविजुअल हो रहा है। क्या मतलब है? ग्रुप में हो रहा है तो उसमें आपको एज ए टीम देखा जाता है। हाँ, एज ए टीम, लाइक आर यू कोऑपरेटिंग विद योर टीम, आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन योर टीम, आर यू एबल टू कन्विंस everyone else towards your idea। और कमांड टास्क में ये है that you are individual and you have to subordinate, तो तुम्हें उन्हें गाइड करना है। तो कमांड टास्क में आपकी लीडरशिप क्वालिटी बाहर आती है कि आप उन्हें गाइड करने के काबिल हो या नहीं हो, या फिर आपको अगर आपके साथ कोई और अवेलेबल ना हो तो आप अकेले काम करने के लायक हो नहीं हो, ये चीज तो शॉर्ट में आप ये कहना चाह रहे हो, एक आपको वो वक्त भी देना है जब आपको टीम में काम करना है, और एक वो भी वक्त भी देखना है जब आप अकेले काम करो और उसमें आप लीडर हो। ये हो गई कहानी, हमने सारी बात पे करी। कॉन्फ्रेंस पे आ जाता है, सब हो गया हमारा, ठीक है। अब कॉन्फ्रेंस बचा है। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि आपसे सवाल पूछा ट्रिपल तलाक, पहले तो आपको 4-5 मिनट आराम से वेट करा, हार्टबीट तो तेज हो गई होगी गंदी वाली, ठीक है। अब जब हार्टबीट तेज हो गई, अब सीन ये आता है कि आप उस वक्त अपने आप को काम कैसे रख पाए, और आपसे सवाल जो ट्रिपल तलाक का पूछा उसको आपने कैसे जवाब दिया, कि वो 6 से 8 महीने पुराना टॉपिक है। मेरे से सवाल पूछा था ट्रिपल तलाक के बारे में, तो मैंने इसका ये आंसर दिया था कि इट इज गुड दैट द एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट इट एंड लॉज हैव बीन मेड। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर कोई 3 बार तलाक 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 बोल रहे, मतलब ऐसा हुआ था, लाइक उसने, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसने चिट्ठी में ऐसे तलाक लिख के भेज दिया था, उसकी तरफ से तलाक हो गया था। तो वैसे तो ऐसा होता नहीं, बट इट इज गुड दैट द लॉज हैव बीन मेड। इससे क्या था, मैंने पॉइंट क्या क्रॉस किया था, 2 पॉइंट मैंने रख दिए थे कि एक तो ये दैट women will be empowered and they will be on equal footing with men, right। दूसरा मैंने टॉपिक ये रख दिया था कि this is a religious law that have been scrapped, मतलब against the laws have been made against a religious law। तो it is also a step towards a uniform civil code which will eventually be made in India as mentioned in article 44। तो ये 2 पॉइंट मैंने रख दिए थे and they seem convinced। उन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा कि रिलीजियस ग्राउंड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों एक्शन ले रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दैट्स ऑल। और एक मोमेंट वो भी था इसके बाद का, आप कॉन्फ्रेंस मतलब रिकमेंड हो गए, घर में फोन बुलाया, पिताजी को बताया, पिताजी गए 30 चेकर्स में ना आपके फादर, हाँ 30 राजर्स में गए वो। अब वो जाते हैं सीओ साहब के पास और बोलते हैं कि सर मेरा बेटा रिकमेंड हो गया एनडीए के लिए, और मूवमेंट होता है कि आपके फादर को सीओ साहब गले लगा लिया, और आपके फादर तो अल्लाह मचा दिया बाबा जी से लेकर सीओ तक। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है, ऐसे ही किया चलिए, तो वहां तो अल्लाह मच गया गंदा वाला, ठीक है। चल अब तो सब हो गया, रिकमेंड हो गया। ये बता दे सच से तैयारी दोबारा क्यों कर रहा है? इंस्टीट्यूट का फेवरेट है कि कुछ और रीजन है?
नहीं ऐसे ही थोड़ा बैकअप के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ताकि जो पढ़ा मतलब कुछ पढ़ा हुआ भूल भी नहीं जाऊँ, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाए। खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है क्या? नहीं ऐसा कुछ जय माता इंस्टीट्यूट को कम्पीट करना होगा। नहीं। कुछ मटेरियल लेना रहेगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चल ठीक है। अच्छा चल, मेरे पास तेरे पास कुछ सवाल है। कॉफी विद करण देखा है? देखा ना? तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर मीम बन जाती है, बेचारी एलिमेंट उसमें फंस गई, पता है तो तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैंने सवाल आयान से पूछे थे, अब तेरे लिए भी यही सवाल है। सवाल ध्यान से सुनिए, एसआरटी और बैठ की तरह तेरे को जवाब देना, ठीक है? पहला सवाल, यू विल गोइंग टू एनडीए बॉल डांस। आप एनडीए से पास आउट होंगे, एनडीए बॉल डांस होगा, तो किसके साथ डेट पे जाना चाहिए उस डांस में? दिल्ली वाली, देहरादून वाली, बिहारन या कश्मीरी की आर्टिकल 370 तो हट गया? देहरादून वाली। क्यों? अपने शहर के लिए। तुम दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं ऐसा तो उसकी भी देहरादून वाली थी, मैं हाँ मतलब उसकी भी देहरादून वाली थी, तो फिर कौन ऐसे है? ही अपने शहर के लिए ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन है। ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन है। मैंने सुना देहरादून वाली ज्यादा सुंदर रहती है दिल्ली वाली कंपैरिजन में। हमने देखी नहीं, दोनों को कंपेयर नहीं किया। कंपेयर नहीं किया। उसको दिल्ली क्या आता था तेरे को पता है? किसको? आयान को। होगी। अच्छा, तो बेटा महाराष्ट्र में भी अच्छी होती है, पुणे में मैं रहता हूँ, वो वहां जाके पता चलेगा ना, अभी 2 मिनट। सर्च कर सकता है 2 मिनट में तो। चल ठीक है, चल चल आगे चलते हैं। अगला है कि जीटीओ जो होता है, गेम ऑफ टीम है या ओनली सॉल्विंग हर्डल्स? इट इज अ गेम ऑफ टीम। गेम ऑफ टीम, बट यार ब्रिज बनाने की भी तो इंपॉर्टेंस होती है। तो वो एक टीम वर्क से, तो वो टीम का जब साथ होगा, टीम जब एक प्लेफुल वे में करेगी तब हो जाएगा। हो जाएगा। अगला सवाल, अगर तुम्हें शादी करनी पड़ी है, अब करनी तो पड़ेगी ना, ऑफिसर बन जाए, दादू भी कहेंगे बेटा तो पोतों की शक्ल दिखा दे। तो 3 प्रोफेशन है, वेदर यू मैरी, होगा वो फ्रेंडशिप, तीनों वो अरेंज कर देना। पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा सोल्जर। तीनों को करना है। हाँ भाई, तीनों को करना है। ठीक है, दीदी देख रही होगी, एक बार फिर से बताना। ये तो चीटिंग कर रहा है तो। नहीं वो बता। फिर क्या रैपिड फायर रहेगा? चल ठीक, ध्यान से सुनिए। आपके आप ऑफिसर होंगे, लेफ्टिनेंट, दादू को पोतों की शक्ल देख रही है, शादी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो डॉक्टर, इंजीनियर और सोल्जर, तीनों में से किसके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहोगे? मैरिज होगा, फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप विद डॉक्टर, होकअप विद इंजीनियर एंड मैरिज विद सोल्जर। सोल्जर से शादी करेगा? दोनों कभी मिलने नहीं वाले हो तो? कोई बात। बच्चे होने नहीं वाले हैं, अरे भगवान की कृपा से सब सब ओके। चल आगे बढ़ते हैं। अब जरा अगर आगे बढ़े, ये सवाल मैं स्क्रीनिंग के टाइम में पूछना चाहता था, बट यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि इस मॉडर्न ज्यादा है। स्क्रीनिंग इज अ गेम ऑफ ओआईआर, जीडी, बीपीएनईटी या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग मैटर्स इन दैट। अगर मान लो ओआईआर खराब हो गया तो भी रिकमेंड मतलब तो भी स्क्रीनिंग हो सकता है। हो सकते हैं, बट अगर ओआईआर खराब होता है तो आपको बीपीएनईटी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो जीडी खराब हो जाए तो कहते हैं मेरा जीडी, सुना है ना, जब जीडी में बोल नहीं पाया फिर भी मेरा स्क्रीन हो गया। जीडी में अगर बोलने तो हो सकता है उसका ओआईआर 1 ग्रेड का ना हो, बहुत अच्छा ना हो। ओके, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, गेम ऑफ नॉलेज और पीआईक्यू? पीआईक्यू इज मोर। आखिरी सवाल, वेरी डिफिकल्ट, ध्यान से कान खुले होना चाहिए। सपोज दिल गेट पार्टनर फॉर एनडीए कॉल, ठीक है, और आईएमए, उसके बाद आया जाएगा, तो व्हाट गोना डू इन दैट? पार्टनर नहीं मिला है, पहला पकौड़ा चटनी से काम चाहोगे उसका, दूसरा जो गम के आंसू में उसको वाइन की ग्लास में रख के पियोगे, और तीसरा जिसकी पार्टनर होगी उसको पटा लोगे। इसमें पकौड़े along with some wine, अच्छा, while eating on someone else's girl. तू तो आराम ही आ चुका है। चल भाई, that's all. Thank you for your time. All the best for your future. Thank you, sir.